एपिसोड 121 टू 130। अध्याय 121। यदि निगरानी संबंधी रिकॉर्ड मिटा दिए गए थे तो भी उन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन अगर निगरानी बंद कर दी जाए तो मामला बिल्कुल अलग हो जाएगा। सुश्री रोज, आपको क्या लगता है कि हमें किसने धोखा दिया? मॉली असमंजस में थी। रोजमेरी के मन में ऑस्कर का ख्याल कौंध गया। अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन कल के नए उत्पाद लॉन्च में आप ऐसा कर सकते हैं। रोजमेरी ने मोली के कान में कुछ फुसफुसाया। मोली के चेहरे पर अनिश्चितता के भाव थे। मुझे यकीन नहीं है कि मैं ये कर पाऊंगी। तुम ये जरूर कर लोगी। रोजमेरी ने उसका कंधा थपथपाते हुए उसका आत्मविश्वास बढ़ाया। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मॉली के जाने के बाद रोजमेरी ने उस दिन की निगरानी फुटेज निकाली। वाकई किसी ने जानबूझकर रिकॉर्ड डिलीट कर दिए थे। दरअसल डेटा डिलीट करने के सभी तरीकों में से मैन्युअल डिलीट करना डेटा रिकवर करने का सबसे आसान तरीका है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हार्ड ड्राइव की इंटरनल फॉर्मेटिंग में केवल एक बार बदलाव होता है। कुछ नियमों का पालन करके डेटा को आसानी से रिकवर किया जा सकता है। पुनर्स्थापित। रोजमेरी की पतली उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चलने लगीं। देखते ही देखते पहले डिलीट किया गया सारा कंटेंट स्क्रीन पर फिर से दिखाई देने लगा। रोजमेरी ने अपने कार्यालय में एक परिचित व्यक्ति को प्रवेश करते हुए देखा। ये ऑस्कर ही था, इसमें कोई शक नहीं। उस समय दफ्तर खाली था। वह काफी देर से वहीं था। ये स्पष्ट था कि वह डिजाइन के ड्राफ्ट की तस्वीरें चुपके से ले रहा होगा। जब वह दफ्तर से निकला तो उसके हाथ खाली थे, लेकिन उसके घमंडी अंदाज को देखकर लगता है कि वह अपनी योजना में कामयाब हो गया था। वह बड़े गर्व से इतराते हुए बाहर निकला। बिना एक पल भी सोचे रोजमेरी की उंगलियां फिर से कीबोर्ड पर थिरकने लगीं और उसने अपने ऑफिस के डेडिकेटेड वाईफाई को डिस्कनेक्ट कर दिया। दूसरी ओर ऑस्कर ने अभी अभी एक कॉल खत्म की थी। उसने देखा कि उसका वाईफाई कनेक्शन कट गया है। दोबारा कनेक्ट होने के बाद वह अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया और अपनी कॉफी की चुस्की लेने लगा। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस वाईफाई से वे अभी अभी जुड़े थे वह विशेष रूप से रोजमेरी द्वारा तैयार किया गया था। रोजमेरी ने बड़ी आसानी से उसके फोन को हैक कर लिया। उस समय वह जेसन नाम के किसी व्यक्ति के वॉइस मैसेज का जवाब दे रहा था। उस युवा महिला डिजाइनर ने कहा कि उसके पास एक समाधान है। वह युवा ऊर्जा से भरपूर है। अहंकार, ये सोचना कि कुछ बड़े बड़े बयान उसकी क्षमताओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। वास्तव में ये समस्या ऐसी है जिसे आप या मैं हल नहीं कर सकते। अगर उसने कल इसी तरह का कोई डिजाइन लॉन्च करने की हिम्मत की तो मैं उसे दिवालिया कर दूंगा। हा। ऑस्कर ने अपनी सुगंधित कॉफी का आनंद लेते हुए कहा, चिंता मत करो। उसे नए उत्पाद के लॉन्च के बाद होने वाले गंभीर परिणामों के बारे में अच्छी तरह से पता है। मॉली में डिजाइन की प्रतिभा तो है और मैंने एक बार उसे अपनी टीम में शामिल करने पर विचार किया था। दुर्भाग्य से जिन्हें खरीदा नहीं जा सकता वे हमारे किसी काम के नहीं हैं। वह जल्द ही जेल में होगी, लेकिन ये पहले से ही उसकी अपनी कहानी है। ये सम्मान की बात है कि उनके जैसी एक साधारण सी महिला अपने डिजाइन से आपको प्रतिष्ठा दिलाने में मदद कर सकती है। रोजमेरी ने सबूत के तौर पर इन सभी बातचीत और उनके पिछले चैट रिकॉर्ड की कॉपी बना ली। ये तो निर्णायक सबूत था। कुछ देर बाद ऑस्कर अपनी कॉफी का आनंद लेते हुए और संगीत सुनते हुए इस वाई फैशन की बॉस मोनिका से संपर्क किया और अपने हिस्से की मांग की। मोनिका, मैंने आपको हमारी कंपनी का सबसे अच्छा डिजाइन प्लान पहले ही दे दिया है। मैंने सुना है कि आप पहले ही हजारों उत्पाद बेच चुकी हैं और जल्द ही यह संख्या 10,000 तक पहुंच जाएगी। हमारे पिछले समझौते के अनुसार मुझे इसमें से हिस्सा मिलना चाहिए। चिंता मत करो, मोनिका ने तुरंत जवाब दिया, तुम्हें 30% ही मिलेगा, एक पैसा भी कम नहीं। लेकिन हमने ये तय किया है कि अध्यक्ष पद दोबारा हासिल करने के बाद तुम साई फैशन के लिए कुछ सुविधाएं प्रदान करोगे। बिल्कुल, ऑस्कर ने सहजता से जवाब दिया, हम दोस्त हैं। मुझे पता है क्या करना है। रोजमेरी ने ऑस्कर के फोन में मौजूद सभी ऐप्स की जांच की, सभी उपयोगी जानकारी को कॉपी किया और फिर डीन को बुलाया। जाओ ऑस्कर को ले आओ। डीन तुरंत वहां से चला गया। कुछ देर बाद ऑस्कर अंदर आया और बोला, तुम मुझसे ये पूछना चाहते हो कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। इससे पहले कि रोजमेरी कुछ कह पाती, ऑस्कर उसके सामने बैठ गया और आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए बोला, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अभी अपना इस्तीफा सौंप देता और मुख्यालय से हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता। क्या तुम मेरी जगह लेना चाहते हो? बार बार इस्तीफे की बात कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम इस काम के लायक हो? रोजमेरी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराया। हाँ, ऑस्कर हंसा, तुम ही हो जो इसके लिए तैयार नहीं हो, है ना?
मुझे ये देखकर बहुत खुशी होगी कि अगर हम कल डिलीवरी नहीं कर पाए तो तुम सबको कैसे समझाओगे। इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। रोजमेरी ने रिपोर्टों का एक गट्ठा उसके सामने फेंकते हुए कहा, कंपनी खुलने के बाद से ये सभी प्रतिपूर्ति फॉर्म हैं। मैंने इन्हें देख लिया है। आप औसतन हर महीने 10,000 से ज्यादा का दावा करते हैं। खासकर इस महीने 13 बार, कुल 13,000। आप इस सारी रकम से किस तरह के ग्राहकों को खुश कर रहे हैं? क्या फॉर्म पर सब कुछ साफ साफ नहीं लिखा है? क्या आप पढ़ नहीं सकते? क्या मुझे इसे पढ़कर सुनाना पड़ेगा? ऑस्कर आराम से कुर्सी पर पीछे झुक गया। जैसे इस महीने मैं 13 ग्राहकों से मिला और मैंने कुल 13,000, प्रति ग्राहक औसतन लगभग 1,000। पहले प्रतिपूर्ति फॉर्म के संबंध में इस महीने की 3 तारीख को आप एक कपड़ों की कंपनी के उपाध्यक्ष से मिले। आपने उन्हें रात्रिभोज, गोल्फ और अन्य गतिविधियों का आनंद दिलाया। सोना पर 9,000 से अधिक खर्च किए। ऑस्कर ने मासूमियत से कहा, क्या समस्या है? मैंने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया ताकि वह लंबे समय तक हमारे साथ सहयोग करे। आपको ये व्यापारिक शिष्टाचार समझ नहीं आते। लेकिन इस महीने उपराष्ट्रपति की पत्नी विदेश में बच्चे को जन्म दे रही थी। उपराष्ट्रपति विदेश में थे और देश में नहीं थे। ये सुनकर ऑस्कर के चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया। ये रही वो जानकारी जो मुझे मिली है। रोजमेरी ने कंप्यूटर स्क्रीन उसकी ओर घुमाई जिस पर विदेश में तैनात उपराष्ट्रपति की तस्वीरें प्रदर्शित हो रही थीं। दूसरे प्रतिपूर्ति फॉर्म के अनुसार इस महीने की 7 तारीख को आप एक अन्य कंपनी के अध्यक्ष से मिले। आपने उन्हें समुद्री भोजन की दावत दी और एक नाइट क्लब में गए। कुल मिलाकर 13 खर्च किए। 100। ऑस्कर थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। तो क्या हुआ? राष्ट्रपति को गुर्दे की पथरी और उच्च यूरिक एसिड के कारण 6 तारीख को आपातकालीन कक्ष में भर्ती कराया गया था। 7 तारीख को अस्पताल में उन्हें इव चढ़ाया जा रहा था, इसलिए वे आपके साथ समुद्री भोजन की दावत में शामिल नहीं हो सकते थे। ऑस्कर का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। क्या आपके पास कोई सबूत है? मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मेरे पास पुख्ता सबूत हैं, रोजमेरी ने आगे कहा। रसीद संख्या 3, इस महीने की 9 तारीख की। तुमने एक चाय की दुकान पर कपड़ों की कंपनी के मुखिया को दावत दी और हमने मसाज करवाई, गर्म पानी के झरने का आनंद लिया और पूरे 1,400 रुपये खर्च किए। और फिर क्या? असल बात यह है कि वह व्यक्ति इस महीने की 7 से 11 तारीख तक व्यापारिक यात्रा पर शहर से बाहर था। वह समरफील्ड के आसपास कहीं भी नहीं था। ऑस्कर अब अपनी दुर्दशा से पूरी तरह अवगत हो चुका था। उसका शरीर अनायास ही अकड़ गया। अब वह पहले की तरह सहज नहीं था। यह इस बात का सबूत है कि तुम पिछले 1 साल से हिसाब किताब में हेराफेरी कर रहे हो। रोजमेरी ने माउस पर क्लिक किया और स्क्रीन पर सैकड़ों फाइलें खुल गईं। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम्हें अपने बचाव में कुछ कहना है? ऑस्कर ने उसका माउस छीनने की कोशिश की, लेकिन रोजमेरी ने उससे पहले ही उसे छीन लिया। क्या तुम्हें लगा कि इसे डिलीट करने से मेरे पास इसकी कॉपी नहीं रहेंगी? तुम आखिर करना क्या चाह रही हो? ऑस्कर गुस्से से दहाड़ उठा। उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया और उसने उसे घूरकर देखा। शांत हो जाओ, मैं बस कुछ बातें स्पष्ट करना चाहती हूँ, रोजमेरी ने आत्मविश्वास से भरी आंखों से जवाब दिया। उसने सहज भाव से पूछा, पिछले 1 साल में हमारी उत्पादन लाइन से बचे हुए कपड़े के सभी टुकड़ों को क्या आपने कचरे के ढेर में फेंक दिया था? ऑस्कर समझ गया कि वह क्या कहना चाह रही है। बेकार की चीजों को क्यों रखें? जगह भरने के लिए। लेकिन जहां तक मुझे पता है, आप उन्हें बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। रोजमेरी ने आत्मविश्वास से कहा, हर महीने आप बचे हुए टुकड़ों को कचरा स्थल पर भेजते हैं जहां आप रिसाइकलिंग कंपनी के लोगों से मिलते हैं और उन टुकड़ों को $3 प्रति 100 के हिसाब से बेचते हैं। पाउंड। भले ही 100 पाउंड के लिए सिर्फ $3 ही लगते हों। हर महीने उत्पन्न होने वाले कचरे की मात्रा बहुत अधिक थी और उसका वजन भी उसी अनुपात में था। पूरे साल भर सिर्फ कबाड़ बेचकर आपने $59,000 कमा लिए हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूं, मिस्टर ऑस्कर? ऑस्कर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इतनी मामूली बात में इतनी गहराई तक जाएगी। कचरा स्थल पर कोई कैमरा नहीं था और उनके लेन देन के समय कोई और मौजूद नहीं था। आखिर उसे कैसे पता चला? ये कैसे हो सकता है? जब से इस महिला ने कंपनी की बागडोर संभाली थी, तब से उसे ऐसा लगता था कि वह सब कुछ जानती है, जैसे वह उससे कुछ भी छिपा नहीं सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि लेन देन का रिकॉर्ड मौजूद है, रोजमेरी ने बड़े आराम से उसके सवाल का जवाब दिया। ऑस्कर चुपचाप गुस्से से उबल रहा था। वे मूर्ख। उसने उन्हें साफ साफ मना किया था कि कोई रिकॉर्ड न रखें, कोई सबूत न छोड़ें, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। देखो इसका क्या नतीजा हुआ।
वैसे क्या आपको वह समय याद है जब आपने कंपनी के पहले महीने के जश्न में कुछ कर्मचारियों को ऑनलाइन जुआ खेलने के लिए प्रोत्साहित किया था? रोजमेरी ने इतराते हुए पूछा। क्रय विभाग के प्रमुख, प्रबंधक, लाइन लीडर और गोदाम पर्यवेक्षक की गिरफ्तारी से पहले उन सभी ने इसका जिक्र किया था। उस रात सब लोग खूब नशे में धुत हो गए। ऑस्कर ने एक सट्टेबाजी साइट के बारे में शेखी मारी जहां बड़ी रकम जीती जा सकती थी। उसने सबको अपनी निकाली हुई रकम भी दिखाई, जो $60,000 से ज्यादा थी। हालांकि शुरू में सभी को संदेह था, लेकिन कुछ लोगों ने कुछ दांव लगाने के बाद ही काफी पैसा जीतना शुरू कर दिया और वे सीधे अपने बैंक खातों में पैसे निकाल सकते थे। इसलिए वे और भी ज्यादा दांव लगाने लगे, यहां तक कि अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी आमंत्रित करने लगे। अप्रत्याशित रूप से वेबसाइट निकासी सीमा को लगातार बढ़ाती रही। पहले उसने कहा कि निकासी के लिए $50,000 चाहिए, इसलिए उन्होंने अपना सारा पैसा लगा दिया। फिर उसने कहा कि $1,00,000 चाहिए, इसलिए उन्होंने बहुत सारा पैसा उधार लिया। पैसा कई लाख डॉलर दांव पर लगाने के बाद भी वे अपना पैसा वापस नहीं पा सके। भारी कर्ज में डूबे होने के बाद ऑस्कर ने उन्हें कंपनी के साथ विश्वासघात करने के लिए मजबूर किया। उन सभी को पुलिस ले गई थी, लेकिन अपर्याप्त सबूतों के कारण ऑस्कर को जल्द ही रिहा कर दिया गया। बिल्कुल सही। ऑस्कर को उम्मीद नहीं थी कि यह छोटी बच्ची इस बारे में इतनी परवाह करेगी। वे बस बदकिस्मत थे, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने तो सच में बहुत पैसा कमाया है। रोजमेरी की पतली उंगलियां कीबोर्ड पर थिरक रही थीं। फिर उसने माउस पर क्लिक किया। कंप्यूटर स्क्रीन पर सबूतों की एक श्रृंखला दिखाई दी। मैंने उस साइट की जांच की। आपने बहुत पैसा कमाया क्योंकि लोगों द्वारा निवेश किया गया सारा पैसा अंततः आपके खाते में जमा हो गया। रोजमेरी ने अपने होठों के कोनों को थोड़ा ऊपर उठाते हुए अपने सामने खड़े आदमी की ओर देखा और कहा, इसका मतलब है कि शुरू से ही तुम्हारा इरादा सभी के पैसे हड़पने का था। ऑस्कर कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित प्रत्येक लेनदेन रिकॉर्ड को देखकर अचंभित रह गया। उसे यह अविश्वसनीय लगा और उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। रोजमेरी को ये रिकॉर्ड आखिर मिले कहां से? अध्याय 122। ये सारी बातें अब भी इतनी स्पष्ट थीं। उसने स्पष्ट रूप से वेबसाइट बंद कर दी थी, इसलिए हर लिहाज से रोजमेरी को ये जानकारी नहीं मिलनी चाहिए थी। क्या आपको पता है कि इस तरह की वेबसाइट चलाना गैर कानूनी है? रोजमेरी ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं, उसके चेहरे से एक बर्फीली और शक्तिशाली आभा निकल रही थी। ऑस्कर अचानक डर गया। आखिर ये लड़की कौन थी? कंपनी में सामने आए सभी मुद्दों को याद करते हुए ऐसा लग रहा था कि अगर ये लड़की चाहे तो ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे वह उजागर न कर सके। दरअसल रोजमेरी के लिए इस सबूत को ढूंढना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। वैसे उसी समय जब गोदाम प्रबंधक ने कंपनी के साथ विश्वासघात किया था, मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक किया था। ये सुनकर ऑस्कर तुरंत हाई अलर्ट पर आ गया। उस दिन शाम 5 बजे मैं काम से निकली। 5:03 बजे आपने वेयरहाउस मैनेजर को कैमरों की नज़र से दूर एक कोने में बुलाया और थोड़ी देर बातचीत की। 5:11 बजे तक आपकी बातचीत खत्म हो गई। मैं गोदाम में वापस लौटी और 5:13 बजे उसने गोदाम में मेरी पहुंच रद्द कर दी। उस रात मुझे कंपनी वापस जाना था, लेकिन मैंने पाया कि मैं गोदाम में प्रवेश नहीं कर पा रहा था। इससे साबित होता है कि गोदाम प्रबंधक की कार्रवाई आपके निर्देशों के तहत हुई थी। इसके अलावा आपने पुराने खरीद आदेशों पर हस्ताक्षर किए थे, स्टॉक नंबरों की पुष्टि आपने ही की थी और अवैध धन में आपका हिस्सा सबसे बड़ा था। उनकी तुलना में आपको जेल में होना चाहिए, शायद आजीवन कारावास भी। अविश्वास भरी निगाहों से लेकिन सतर्क भाव से ऑस्कर ने उसे घूरकर देखा। तुम कौन हो? उसने सोचा था कि मुख्यालय द्वारा भेजी गई लड़की केवल एक भोली भाली, अक्षम और मंदबुद्धि लड़की है। लेकिन कुछ हफ्तों तक उसके साथ रहने के बाद उसे पता चला कि वह उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा डरावनी थी। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? ऑस्कर ने दांत पीसते हुए पूछा। रोजमेरी ने हल्की सी मुस्कान दी। मैंने जो भी जानकारी जुटाई है उससे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इसमें वो सब भी शामिल है जो तुमने गोदाम प्रबंधक और खरीद निदेशक के साथ किया था। अचानक कंप्यूटर स्क्रीन पर ऑस्कर द्वारा गोदाम प्रबंधक और खरीद निदेशक के साथ किए गए दुर्व्यवहार के वीडियो दिखाई देने लगे। वे दर्जनों थे। ये सब रोजमेरी ने उसके फोन से कॉपी किया है। ऑस्कर दंग रह गया, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये वीडियो सिर्फ उसके फोन में थे। उसने इन्हें कहीं और अपलोड नहीं किया था और न ही किसी के साथ साझा किया था। रोजमेरी को वे कैसे मिले? और इस वाई फैशन के साथ आपकी मिली भगत जिसमें आपने मॉली के डिजाइन जेसन को भेजे।
रोजमेरी ने ऊपर देखते हुए लापरवाही से पूछा, मॉली ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, तो आपने उसका डिजाइन क्यों चुना? हाँ, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। ऑस्कर ने जोरदार ढंग से इनकार किया। क्या तुम चाहते हो कि मैं कबूल कर लूं? क्या आप इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं? मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा, मॉली का आपसे कभी कोई झगड़ा नहीं था, तो फिर उसे ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है? रोजमेरी का लहजा शांत था, लेकिन ऑस्कर ने राज खोलने से इनकार कर दिया। सिर्फ इसलिए कि वह मेरे करीब है, तुम मुझे पसंद नहीं करते और उसके डिजाइन विभाग में सबसे अच्छे हैं, तो तुमने उसे चोट पहुंचाने का फैसला किया। असल में रोजमेरी को इन सभी सवालों के जवाब पता थे। वह बस चाहती थी कि ऑस्कर खुद ये बात मान ले। ऑस्कर ने एक शब्द भी नहीं बोला। रोजमेरी ने कंप्यूटर से यूएसबी केबल निकाली, उसे हाथ में पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे एक जवाब के बदले अपने सारे सबूत दे दूंगी। ऑस्कर थोड़ा ललचा गया। आपके पास इसके बारे में सोचने के लिए 3 सेकंड हैं। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने बैकअप नहीं बनाया? ऑस्कर को लालच आया, लेकिन एक अनुभवी व्यक्ति होने के नाते वह सतर्क रहा। अगर मैंने कहा कि मैंने नहीं किया, तो मैंने नहीं किया। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, तो आप खुद देख सकते हैं। रोजमेरी ने उसे चूहा फेंक दिया। ऑस्कर ने तुरंत उससे जांच की और ऐसा लगा कि बैकअप का कोई रिकॉर्ड नहीं था। रोजमेरी ने यूएसबी स्टिक को घुमाया और उल्टी गिनती शुरू कर दी, 1, 2। ऑस्कर ने तुरंत यूएसबी उठा ली। उसका बेचैन दिल आखिरकार थोड़ा शांत हुआ। वह उदास होकर हंसा। छोटी बच्ची, एक अनुभवी व्यक्ति होने के नाते मैं तुम्हें बता रहा हूं, बहुत ज्यादा भावुक होना हमेशा अच्छी बात नहीं होती। इतने महत्वपूर्ण सबूत, और उसने ये सब उसे सौंप दिया। क्या ये सब कुछ रेखाचित्रों के बारे में सच्चाई के लिए है? इतने कम उम्र में इतने नासमझ। अब तुम्हारी बारी है बोलने की। रोजमेरी ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा और कहा, मैं कसम खाती हूं, मैंने कोई बैकअप नहीं बनाया। अगर तुम झूठ बोल रही हो तो कर्म तुम्हें सबक सिखाएगा और इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ऑस्कर ने उससे वादा मांगा। ठीक है। उस युवती के आत्मविश्वास को देखकर ऑस्कर अंततः आश्वस्त हो गया। वह फिर से पीछे की ओर झुक गया और अपना पहले जैसा शांत स्वभाव प्रदर्शित करने लगा। ये रेखाचित्र मैंने ही जेसन को दिए थे। उस दिन मैंने आप दोनों को दफ्तर से निकलते देखा था, इसलिए मैंने अंदर आने के लिए एक अतिरिक्त चाबी का इस्तेमाल किया। इस पर ऑस्कर ने एक धूर्त मुस्कान बिखेरी और गर्व से कहा, शर्त लगाओ, तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारे ऑफिस में एक अतिरिक्त चाबी है ना? दरअसल कंपनी के सभी ऑफिसों में अतिरिक्त चाबियां हैं। ओह, रोजमेरी ने अपनी शंका के अनुरूप खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, मैंने अपने ऑफिस की चाबी खोने का नाटक किया। एचआर विभाग गया, वहां का आदमी चाबी ढूंढने में इतना धीमा था कि मैंने कई बार शिकायत की और फिर मैंने खुद ही चाबी ढूंढ ली। इसी दौरान मैं आपके ऑफिस की चाबी भी ले गया। ये बात रोजमेरी के संदेह से भी मेल खाती थी। इस पर रोजमेरी ने हल्की सी मुस्कान दी, मानो वह खुद अपनी कब्र खोद रहा हो। लेकिन मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा है, एसवाई फैशन ने आपको ऐसा क्या ऑफर दिया था कि आपने कंपनी के साथ विश्वासघात किया? ऑस्कर ने सहजता से हंसते हुए कहा, कुल बिक्री का 30%। अगर ये 10 लाख हो जाए तो मुझे 3 लाख का बोनस मिल सकता है। क्या ये कंपनी में कड़ी मेहनत करने से बेहतर नहीं है? 1 साल तक कंपनी के लिए इतनी मेहनत करने के बाद उसने कितना कमाया? यह जवाब रोजमेरी ने भी उसके फोन पर देख लिया था। उसने आश्चर्य जताते हुए कहा, इतना ज्यादा? बेशक। ऑस्कर अब काफी शांत दिख रहा था, मानो वह खुद को विजेता समझ रहा हो। अफसोस की बात है कि तुम पहले बहुत घमंडी थे, वरना मैं तुम्हें भी साथ आने के लिए आमंत्रित कर सकता था। हम साथ मिलकर पैसे कमा सकते थे। अब क्यों झंझट में पड़ना? कॉलिंस परिवार के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। क्या कॉलिंस परिवार ने आपके साथ बुरा बर्ताव किया है? रोजमेरी ने अपनी बात जारी रखी। अच्छा, किस बात का अच्छा? ऑस्कर कॉलिंस परिवार की परवाह किए बिना बड़बड़ाने लगा। उन्होंने मुझे 1 साल पहले कंपनी का कार्यभार संभालने के लिए बुलाया और मुझे 2000 का वेतन दिया। मैं सीईओ हूं। इस कंपनी का दाम सिर्फ $2000 है। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? रोजमेरी को कोई आपत्ति नहीं थी। आपके रिकॉर्ड के अनुसार आप थोड़े समय से ही काम कर रहे हैं। 2000 का मूल वेतन पहले से ही बहुत ज्यादा है, अन्य सब्सिडी और पुरस्कारों की तो बात ही छोड़िए। क्या आपको 4000 से ज्यादा नकद नहीं मिलते? क्या इसकी तुलना 3 लाख से की जा सकती है? ऑस्कर बेपरवाही से कुर्सी पर पीछे झुक गया। 3 लाख रुपये कमाने के लिए मुझे कितने साल कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी? लेकिन प्रतिद्वंद्वी कंपनी के साथ सहयोग करके वह आसानी से 3 मिलियन प्राप्त कर सकता है।
लेकिन आपकी 3 मिलियन की संपत्ति दूसरों को फंसाने की नींव पर बनी है। इस वजह से मॉली को जेल जाना पड़ सकता है। उसे बेवकूफ बनने के लिए किसने कहा? ऑस्कर ने असंतुष्ट होकर कहा। गलत पक्ष चुनने का यही नतीजा होता है। अगर वह शुरू से ही मेरी शर्तें मान लेती तो मुझे मजे करने दो। तुम्हारा क्या मतलब है? ये सुनकर रोजमेरी ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। आपके इस कंपनी में आने से पहले मैंने उनसे पूछा था कि क्या वह मेरे साथ रहकर विशेषाधिकारों का आनंद लेना चाहती हैं या कंपनी में अपनी क्षमताओं पर निर्भर रहना चाहती हैं। उन्होंने बाद वाला विकल्प चुना। ये सुनकर रोजमेरी ने तुरंत मेज से पानी का एक गिलास उठाया और उसके चेहरे पर छिड़क दिया। कमीने! इसलिए उसने न केवल गोदाम प्रबंधक और खरीद विभाग के प्रमुख का फायदा उठाया बल्कि उसकी नज़र मॉली जैसी युवा लड़कियों पर भी थी। सौभाग्य से मॉली ईमानदार थी और उसने झुकने से इनकार कर दिया। वह ऑस्कर जैसे खलनायक के सामने झुकने के बजाय कंपनी में संघर्ष करना पसंद करती थी। अपने चेहरे से पानी पोंछते हुए ऑस्कर जोर से हंसा, खड़ा हुआ और बोला, क्या तुम्हारे पास अब कोई सवाल नहीं है? तुम कल कंपनी छोड़ रहे हो। मैंने खुद यह अनुभव किया है, इसलिए मैं तुम्हें बता दूं, भावनाएं पैसे से कहीं कम महत्वपूर्ण होती हैं। अगर तुम भावनाओं के लिए सुविधाओं को छोड़ देते हो तो तुम मूर्ख हो। जैसे कि अभी उसके पास उस पर मुकदमा करने के लिए सबूत थे, लेकिन उसने सच्चाई के लिए आसानी से उसे सबूत दे दिए। मूर्ख कहीं का! मैंने वास्तव में कोई बैकअप नहीं बनाया था। लेकिन रोजमेरी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग अब अंदर आ सकते हैं। ऑफिस के बाहर मौजूद कई लोग सिग्नल सुनते ही अंदर की ओर दौड़ पड़े। 4 वर्दीधारी पुलिस अधिकारियों को देखकर ऑस्कर अचंभित रह गया। अधिकारियों, यही वह व्यक्ति है जिसकी मैंने शिकायत की थी। रोजमेरी खड़ी हो गई, उसका हाव भाव एकदम ठंडा था। सबूत उसके हाथ में है और इसकी सिर्फ एक ही प्रति है। रोजमेरी! ऑस्कर ने रोजमेरी की ओर इशारा किया, लेकिन इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, अधिकारियों ने उसके हाथ पकड़ लिए और यूएसबी जब्त कर ली। तो उसने वास्तव में कोई बैकअप नहीं बनाया। इसके बजाय उसने सबूत खुद पुलिस को सौंपने के लिए उसे दे दिए। ये ठंडा है। ओह हाँ, ये हमारी बातचीत की रिकॉर्डिंग है। रोजमेरी ने एक और यूएसबी निकाली और कहा, इसमें उसने अपने सभी अपराध कबूल कर लिए हैं। इससे उसकी सजा में कुछ साल और जुड़ जाएंगे। हे धूर्त स्त्री, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। मुझे छोड़ दो, मैं बुरा आदमी नहीं हूं, तुमने गलत आदमी को पकड़ लिया है। उसकी बकवास मत सुनो, मैं एक अच्छा इंसान हूं और मैंने कुछ भी गैरकानूनी नहीं किया है। अधिकारियों, क्या आप मुझे छोड़ सकते हैं? लोग देख लेंगे। मैं निर्दोष हूं, मुझे जाने दो। ऑस्कर की आवाज दूर जाकर धीमी पड़ गई। डीन दफ्तर के बाहर खड़ा होकर देख रहा था कि 4 पुलिसकर्मी ऑस्कर को घसीटकर ले जा रहे हैं। उसने प्रशंसा भरी निगाहों से रोजमेरी की ओर देखा। ऑस्कर कंपनी में एक बड़ा ओहदा था। आखिर मिस रोज ने उसे पुलिस के हवाले करवाने में कैसे कामयाबी हासिल की? सबको बता दो, किसी भी कर्मचारी को ऑस्कर की गिरफ्तारी के बारे में गपशप करने की इजाजत नहीं है। कल इससे भी बड़ी खबर आने वाली है। रोजमेरी की आंखों में आत्मविश्वास देखकर डीन ने मुश्किल से अपनी बात कही और बोला, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता था कि इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मिस रोज न कर सके। ये लड़की हद से ज्यादा दबंग थी। अध्याय 123। ऑस्कर से निपटने के बाद रोजमेरी ने अपना फोन निकाला और एक फरमान जारी किया, किसी को भी इटली द्वारा बेचे जा रहे उन 4 विला और 14 दुकानों को खरीदने की अनुमति नहीं है। ठीक है, मैं जल्द से जल्द सबको बता दूंगा। रोजमेरी के चेहरे पर थोड़ी उदासी छा गई, लेकिन उसके पास अभी भी उनके लिए एक सरप्राइज बाकी था। कॉलिंस कॉर्पोरेशन के मुख्यालय में जूलियन को खबर मिली और वह तुरंत हंटर कॉलिंस के कार्यालय में पहुंचा और कर्तव्यनिष्ठा से रिपोर्ट करते हुए बोला, बॉस, हमारी फैशन कंपनी से कुछ नई खबर आई है। हंटर कॉलिंस ने अपनी गहरी धसी हुई आंखें ऊपर उठाईं। उनका चेहरा अभी भी वैसा ही था जैसा भावहीन था। एकदम शांत भाव से उसने पूछा, इस बार कसूरवार कौन है? वह छोटी कंपनी हाल ही में बेहद अव्यवस्थित थी। क्या उसका प्रबंधन एक युवा महिला द्वारा नहीं किया जा रहा था? मुख्यालय से ऑस्कर है, जूलियन ने सच सच बताया। उसने एक अवैध जुआ साइट बनाए और हमारे कई कर्मचारियों को उसमें फंसा लिया। उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी इसमें शामिल कर लिया और अब हर कोई अपनी आखिरी पाई तक। हंटर कॉलिंस की निगाहें और गहरी हो गईं। उसने हमारी महिला कर्मचारियों के साथ गंदी चालें भी चली, सिर्फ एक के साथ नहीं, उसने उन्हें धमकाने के लिए वीडियो भी बनाए। उसने पैसों की तंगी से जूझ रहे कर्मचारियों को अपने घिनौने कामों में फंसाया और कंपनी के साथ विश्वासघात किया।
पुराने मैनेजर, परचेजिंग मैनेजर, वेयरहाउस कीपर और प्रोडक्शन लाइन के ग्रुप लीडर सभी उसके शिकार हुए और उन सभी को कानून के शिकंजे में कड़ी सजा मिली है। कंपनी से निकाले गए बेकार कपड़ों को बेचकर उसने एक साल में 69,000 रुपये कमाए और उसने पूरे एक साल तक खातों में हेराफेरी भी की। उसमें इतनी हिम्मत थी कि उसने कर्मचारियों से हमारे उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बिकवाकर सस्ते कपड़े से घटिया गुणवत्ता वाले कपड़े बनवाए, फिर उन्हें हमारे ब्रांड लेबल के साथ बेचा और उससे होने वाली अधिकांश आय उसने खुद रख ली जेबें। हाल ही में उसने हमारे डिजाइन के मसौदे हमारे प्रतिद्वंद्वी एसवाई फैशन को बेच दिए और यहां तक कि हमारी डिजाइनर मौली को फंसाने की कोशिश भी की। भले ही पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है, लेकिन कंपनी में एक बहुत बड़ी समस्या है। हंटर कॉलिंस ने भारी आवाज में पूछा, क्या समस्या है? कल हम जो 33 नए डिजाइन लॉन्च कर रहे हैं उनमें से ऑस्कर ने 23 डिजाइन साई फैशन को बेच दिए हैं। उन्होंने आज ही इन 23 डिजाइनों का उत्पादन और लॉन्च कर दिया है, जिसका मतलब है कि हमारे पास मौजूद लाखों डॉलर मूल्य के सामान की बिक्री हो चुकी है। गोदाम शायद बिक न पाए। जूलियन ने अपना सिर नीचे कर लिया, वह बहुत निराश था। हालांकि ये सब ऑस्कर की करतूत थी, लेकिन कंपनी के नुकसान को अब पैसों में नहीं मापा जा सकता। ऊपरी अधिकारियों का क्या कहना है? हंटर कॉलिंस ने धीमी आवाज में पूछा। हर कोई हताश है, सिवाय उस युवा महिला मैनेजर के। उसने मीटिंग में बड़े साहस से दावा किया कि उसके पास कल की समस्या का समाधान है। उसने कहा कि वह न केवल नुकसान को रोक सकती है, बल्कि इससे कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान तो होगा, लेकिन साथ ही साथ भारी मुनाफा भी होगा। सच कहूं तो जूलियन को उस युवा महिला मैनेजर की बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन हंटर कॉलिंस को इसकी कुछ हद तक उम्मीद थी। जब से उसने ये नौकरी संभाली थी, वह हमेशा से ही चौंकाने वाली रही थी। मैंने सुना है कि वह जान पहचान के जरिए अंदर आए। हंटर कॉलिंस ने लापरवाही से पूछा। बॉस की चिंता देखकर जूलियन हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि बॉस इतनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देगा। उसने जवाब दिया, हाँ, और वह असल में आपकी खास लोगों में से एक है। ओह, उसे ओल्ड मिस्टर कॉलिंस ने खुद चुना था। हंटर कॉलिंस ने अपनी याददाश्त खंगाली, लेकिन उसे अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त का ऐसा कोई नाम याद नहीं आया। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने उत्कृष्ट प्रबंधन कौशल दिखाया हो और उसके पिता ने उसकी बहुत प्रशंसा की हो, इसलिए उन्होंने उसे विशेष रूप से काम पर रखा हो? उसकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि क्या है? हाई स्कूल। जूलियन के बोलते ही उससे चिंता हुई कि बॉस उसकी काबिलियत पर सवाल उठा सकता है, इसलिए उसने तुरंत कहा, लेकिन उसकी क्षमताएं सबके सामने स्पष्ट हैं और वह हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करती है। कंपनी। सौभाग्य से नई लड़की मिस रोज ने ऑस्कर की कमजोरी ढूंढ ली, वरना कौन जानता था कि उन्हें कितना और नुकसान उठाना पड़ता। क्या उपहार का ऑर्डर दे दिया गया है? हंटर कॉलिंस ने पूछा। जूलियन ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, मालिक बेचने को तैयार नहीं था। हमने कई बार बातचीत करने की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। उनका आदमी कौन है? वे कहते हैं कि यह मैकमिलन परिवार का कोई सदस्य है, जूलियन ने जवाब दिया। मैकमिलन परिवार और कॉलिंस परिवार के अच्छे दोस्त थे। हंटर कॉलिंस $30 मिलियन के हार के लिए उनसे झगड़ा करने का जोखिम कभी नहीं उठाएगा। उसे दूसरा चुनना होगा। जूलियन ने एक बार फिर लाइव वेबसाइट देखी और हंटर कॉलिंस की नजरें विकल्पों पर घूमी और अंत में उन्होंने 4 पत्तियों वाले तिपतिया घास के हार पर अपनी नजरें टिका दी। चारों पत्तियां उच्च गुणवत्ता वाले हरे हीरो से जड़ी हुई थीं। अफसोस की बात है कि इसकी कीमत सिर्फ $2.5 मिलियन है। ऐसा लगा जैसे ये काफी महंगा नहीं है। वह वाला, हंटर कॉलिंस ने आईपैड वापस देते हुए कहा। मैंने उससे कहा, मैं आज रात अपनी बहन के साथ डिनर करने घर जा रहा हूं, इसलिए आज दोपहर तक जरूरी काम निपटाने की कोशिश करो। जरूर। जूलियन ने कुछ और महत्वपूर्ण दस्तावेज चुने और आदरपूर्वक उन्हें उनके सामने प्रस्तुत किया। ओह, वैसे बॉस, खबर फैली है कि आप वापस शहर आ गए हैं। आने वाले कुछ दिनों में कई लोग आपके साथ डिनर करना चाहते हैं। आपका क्या अनुमान है? उन्हें नजरअंदाज करो। हंटर कॉलिंस को लगा कि उसे अपनी बहन के साथ समय बिताने के लिए समय निकालना चाहिए। इस दौरान ऑस्कर थाने में रो रोकर अपनी बेगुनाही का दावा कर रहा था। उसने जोर देकर कहा कि रिकॉर्डिंग रोजमेरी की धमकी के तहत की गई थी और सारे सबूत उसी ने गढ़े थे। वह केनेथ से व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए भी बेताब है और दावा कर रहा है कि वह लंबे समय से केनेथ का कर्मचारी है जिसे केनेथ ने पदोन्नत किया था। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह कोलिंस परिवार को नुकसान पहुंचा सके। नए पुलिसवाले ने इतना रोने धोने वाला बूढ़ा आदमी पहले कभी नहीं देखा था। उसने इस मामले की जानकारी केनेथ को दी।
केनेथ और लुइसा संयोगवश वहीं से गुजर रहे थे और यह सुनकर वे पूछताछ कक्ष में घुस गए। मिस्टर कॉलिंस, आप आखिरकार आ ही गए। मैं अपना सिर दीवार पर पटकने ही वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा क्या खलनायक यही नहीं चाहता होगा। ऑस्कर तुरंत केनेथ के पैरों पर घुटने टेककर फूट फूट कर रोने लगा। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, कंपनी की यह नई लड़की मुझे फंसा रही है। मैं अंदर से बहुत दुखी हूं। मुझे आज भी याद है कि तुमने मेरे लिए क्या एहसान किया था। मैं कोलिंस परिवार को तुम्हें कैसे चोट पहुंचा सकती हूं। वह हद पार कर रही है। ऑस्कर केनेथ के पैरों से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। मिस्टर कोलिंस, आपको मुझे बचाना होगा। कोई और मेरी मदद नहीं कर सकता। मेरा नाम, बस आपके एक शब्द की ही जरूरत है। अभी अभी जो लड़की अंदर आई थी वही है। तो आप कह रहे हैं कि मेरी प्यारी बेटी आपको फंसा रही है। आप चाहते हैं कि वह जेल जाए। लुइसा का चेहरा ठंडा था, लेकिन उसमें एक अलग तरह की शालीनता झलक रही थी। प्यारी बेटी शब्द सुनकर ऑस्कर अवाक रह गया। उसे लगा कि उसने गलत सुना है। आपने गलत समझा। मैं कंपनी की उस लड़की के बारे में बात कर रहा था, सेरेना के बारे में नहीं। वह मेरी प्यारी बेटी है, मेरी अपनी खून की पुतला। लुइसा की बातें सुनकर ऑस्कर का मुंह खुला का खुला रह गया और वह इतना स्तब्ध हो गया कि रोना भी बंद नहीं कर पाया। क्या उस लड़की का नाम रोजमेरी नहीं था? क्या केनेथ और लुइसा के बच्चों का नाम सेरेना नहीं था? अध्याय 124। ऑस्कर पूरी तरह से स्तब्ध रह गया, वह एक शब्द भी नहीं बोल सका। आपके नेतृत्व में इस कंपनी ने कोई प्रगति नहीं की है। मैं मूल रूप से इसे बंद करने की योजना बना रहा था, लेकिन चूंकि मेरी बेटी छुट्टियों पर है और उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि उसे ही इसे चलाने दूं। इतनी बड़ी कंपनी को इतनी सहजता से अपनी बेटी के हवाले कर देना। केनेथ कॉलिंस की बातें सुनकर ऑस्कर का मुंह इतना चौड़ा खुल गया कि उसमें 2 अंडे समा सकते थे। मुझे उससे इतनी जिम्मेदारी की उम्मीद कभी नहीं थी। कंपनी के भीतर ये सारी समस्याएं उसने खुद ढूंढ निकाली। मैंने खुद तुम्हारे धोखे के सबूत देखे हैं। रोजमेरी ने तुम पर झूठा आरोप नहीं लगाया। तुम यहां बड़बड़ा रहे हो, उस पर झूठे आरोप लगा रहे हो और उसे जेल में डालना चाहते हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोलिंस परिवार उसकी रक्षा नहीं करेगा? नहीं नहीं मिस्टर कॉलिंस, आप गलत समझ रहे हैं। ऑस्कर एकदम से घबरा गया। मैं उस लड़की को नहीं जानता था। नहीं, मुझे नहीं पता था कि मिस रोज आपकी बेटी है। अगर उसे पता होता तो वह कभी भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। जल्दबाजी में उसी क्षण उसने लुइसा के ठंडे चेहरे को देखा और अचानक महसूस किया कि लुइसा और रोजमेरी में कुछ समानता तो है ही। बस फर्क इतना था कि रोजमेरी का व्यक्तित्व और भी अधिक प्रभावशाली था और वह पहले से कहीं अधिक आकर्षक थी। मिस्टर कॉलिंस, मैं एक पल के लिए भ्रमित हो गया था और मैंने कुछ ऐसा कर दिया जिससे कंपनी को, आपको निराशा हुई। ऑस्कर ने बस अपना अपराध स्वीकार कर लिया और उम्मीद जताई कि उसे हल्की सजा मिलेगी। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, केनेथ ने उसे लात मारकर दूर धकेल दिया और कहा, तुम बार बार गलती करते हो। जब से कंपनी खुली है तुम 1 साल से गड़बड़ कर रहे हो। मिस्टर कॉलिंस, मैं गलत था। मैं बहुत बेवकूफ था। आप मुझे मार पीट कर डांट फटकार लगा सकते हो, लेकिन कृपया मुझे जेल मत जाने दो। ऑस्कर फिर से रेंगता हुआ केनेथ की पतलून के पास पहुंचा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मेरे माता पिता बूढ़े हैं, मेरे छोटे बच्चे हैं। छोड़ो। केनेथ ने उसे फिर से लात मारकर दूर धकेल दिया और अधीरता से बोला, जब तुमने ये सब किया तो क्या तुमने अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा? अब पछता रहे हो। बहुत देर हो चुकी है। मैंने सुना है कि वह कंपनी में रोजमेरी को अक्सर परेशान करता था। लुइसा ने जमीन पर पड़े आदमी की तरफ देखा, फिर अपने बगल में खड़े पुलिस अधिकारी की ओर मुड़कर कहा, कृपया इसे ठीक से संभालें, वह हमारी कंपनी में काम करता रहा है। थोड़ी देर के लिए। हाँ, अधिकारी ने सिर हिलाया। ऑस्कर पर उसकी निगाहें ठंडी पड़ गईं। नहीं महोदया, कृपया अपने शब्द वापस ले लीजिए, मुझे पता है कि मैं गलत था। ऑस्कर ने लुइसा की स्कर्ट पकड़ने की कोशिश की। सौभाग्यवश केनेथ ने समय रहते लुइसा को अपने पीछे खींच लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के कपड़े को छूने की? नहीं नहीं, मैंने नहीं किया। अगर मैं तुम्हें सबक नहीं सिखाऊंगा तो तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास ही नहीं होगा। केनेथ ने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाई और उसकी जमकर पिटाई की। श्रीमान कॉलिंस, कृपया रुकिए रुकिए। ऑस्कर ने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और कहा, आप बूढ़े हो रहे हैं। अगर आपको चोट लग गई तो मैं कुछ समझा नहीं पाऊंगा। अगर आपके बेटे मुझसे हिसाब किताब करने आ गए तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मुझे जाने दीजिए, कोई और मेरी देखभाल करे।
तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम अभी किसे गाली दे रहे थे? केनेथ हौंफ रहा था, लेकिन उसका उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं था। बोलो, तुम किसे गाली दे रहे थे? मैं खुद को कोस रहा था। अगर आप अपने परिवार की रक्षा करना चाहते हैं तो आपने जो किया है उसे स्वीकार कर लें। जी हाँ श्रीमान कॉलिंस, आप जो कहें। ऑस्कर का विरोध करने का कोई इरादा नहीं था। केनेथ ने उसे फिर से लात मारी, जिससे वह एक कोने में जा गिरा। वाकई बुढ़ापा आ रहा है, थोड़ी सी गतिविधि से ही थकान महसूस होने लगती है। ठीक है, तुम्हारी उम्र बढ़ रही है, अब ज्यादा मेहनत मत करो। लुइसा आगे बढ़ी, अपने पति के चेहरे से पसीना पोंछा और फिर ऑस्कर को घृणा भरी नजरों से देखा। अगर उसने अभी तुम्हारी पोशाक को छुआ होता तो मैं उसका हाथ काट देता। ये बेशर्म आदमी हर तरह के बुरे काम कर रहा है और फिर भी सजा से बचने की कोशिश कर रहा है। वह तो एक राक्षस है। केनेथ ने पीछे मुड़कर ऑस्कर को गुस्से से घूरते हुए कहा, यहीं रुको और अपने कार्यों पर विचार करो। ऑस्कर जानता था कि भीख मांगने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए वह कोने से टिककर बुदबुदाने लगा। ठीक है। केनेथ और लुइसा के जाने के बाद दो पूछताछकर्ता अंदर आए। ऑस्कर को बुरी तरह घायल और खून से लथपथ देखकर वे आसपास के लोगों से पूछे बिना नहीं रह सके, आखिर यहाँ हुआ क्या है? क्या केनेथ और लुइसा ने ऐसा किया? मैं ठोकर खाकर खुद ही गिर गया, ऑस्कर ने जल्दी से समझाया। इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है। भले ही उसका चेहरा देखने में ऐसा लग रहा था जैसे उस पर बुरी तरह से चोट के निशान हो, लेकिन हर कोई जानता था कि कोलिंस परिवार की प्रतिष्ठा को देखते हुए अगर वे किसी को गायब करना चाहते थे तो ये पलक झपकते ही हो सकता था। तुम्हें इतना अंधा बनने के लिए किसने कहा? उनमें से एक को यह नहीं पता था कि वह ऑस्कर को दूरदर्शिता की कमी से कोलिंस परिवार को नाराज करने के लिए डांट रहा था या अपने ही पैरों पर ठोकर खाने के लिए। ऑस्कर ने स्पष्टीकरण देने की हिम्मत नहीं की। वह केवल इतना जानता था कि उसने रोजमेरी और कोलिंस परिवार को नाराज कर दिया था, उसका जीवन लगभग समाप्त हो चुका था। यार, वो लड़की कोलिंस परिवार की ही बेटी क्यों होनी थी? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उसका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था। उस दोपहर रोजमेरी प्रोडक्शन वर्कशॉप में दाखिल हुई और बोली, सब लोग जो भी कर रहे हो उसे रोक दो और ध्यान से सुनो। पांचों उत्पादन लाइनों पर काम करने वाले मजदूर तुरंत रुक गए और चुपचाप उसे देखने लगे। हालांकि रोजमेरी की उम्र केवल 18 वर्ष थी, लेकिन उसका अधिकार विस्मयकारी था और हर कोई सहज रूप से उसकी बात मानता था। उसे देखकर लोग आह भरे बिना नहीं रह सके। उनके अपने बच्चे 18 साल की उम्र में अभी भी हाई स्कूल में पढ़ रहे थे और शब्द रट रहे थे, जबकि रोजमेरी उसी उम्र में एक कंपनी का प्रबंधन कर रही थी। जीवन वाकई अन्यायपूर्ण था। कल से हमारी कंपनी माल की शिपिंग शुरू कर रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऑस्कर ने डिजाइन साई फैशन को बेच दिए हैं, इसलिए हम अपने गोदाम में रखे स्टॉक को बेच नहीं सकते। अब से मुझे आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। रोजमेरी द्वारा अपनी योजना बताने के बाद सभी सहमत हो गए, ये सोचकर कि यह युवा लड़की अविश्वसनीय थी। डीन को विश्वास नहीं हो रहा था कि सुश्री रोज ने इतनी जल्दी सबको मना लिया। वह उनकी प्रशंसा करता था। ये लड़की कंपनी की रीढ़ की हड्डी की तरह थी और जब तक वह वहां थी लोग सुरक्षित महसूस करते थे। उत्पादन कार्यशाला का चक्कर लगाने के बाद रोजमेरी डिजाइन विभाग में गई। मॉली अपने कंप्यूटर पर झुकी हुई थी, एकदम बेजान लग रही थी। क्या हालचाल है? रोजमेरी पास आकर धीरे से बोली। मॉली अचानक सीधी खड़ी हो गई और बोली, सुश्री रोज, आप यहाँ हैं? मैं ठीक हूँ, बस। रोजमेरी की नज़र अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर पड़ी, जिस पर एक राष्ट्रीय डिजाइन प्रतियोगिता का इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण फॉर्म प्रदर्शित हो रहा था। पंजीकरण की अंतिम तिथि शाम 5 बजे थी और उस समय शाम के 4:50 बज चुके थे। शामिल नहीं हो रहे? रोजमेरी ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। श्रीमती रोज, आपको नहीं पता, इस प्रतियोगिता के लिए एक सहायक का होना आवश्यक है। हालांकि रोजमेरी के प्रोत्साहन से मॉली इस प्रतियोगिता के माध्यम से खुद को साबित करना चाहती थी, लेकिन उसमें आत्मविश्वास की कमी थी और उसके पास कोई सहायक भी नहीं था। भला उसके जैसी अनजान डिजाइनर के लिए सहायक रखना कैसे संभव था? वह पहले से ही मुश्किल से अपना गुजारा कर पाती थी। क्या डिजाइन विभाग से किसी ने पंजीकरण नहीं कराया? रोजमेरी ने बाकी लोगों की ओर देखा। डिजाइनरों ने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। उन्हें डर था कि वे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने इतनी बड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने की हिम्मत नहीं की। अध्याय 125। हालांकि यह एक व्यक्तिगत प्रतियोगिता है, फिर भी पंजीकरण करते समय उन्हें अपने वर्तमान नियोक्ता का नाम बताना आवश्यक था। अगर वे उच्च पद हासिल कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।
लेकिन अगर वे सबसे निचले पायदान पर आ जाते हैं तो वे कंपनी का नाम खराब कर रहे होंगे। और अगर इस वजह से उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया तो यह उनके लिए बहुत बड़ा झटका होगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, मॉली को अफसोस होने लगा। एक गहरी आह भरकर वह वेब पेज बंद करने ही वाली थी, लेकिन जैसे ही उसका कसर क्लोज बटन पर पहुंचा, रोजमेरी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। उनकी बातों से डिजाइन विभाग में मौजूद हर कोई, यहां तक कि मॉली भी, चौंक गया। क्या आप मिस रोज हैं? क्या कंपनी का सबसे बड़ा अधिकारी उसका सहायक बनने वाला था? क्या वह सपना देख रही थी? सुश्री रोज, क्या आप मॉली की सहायक बनने जा रही हैं? क्या यह आपके लिए थोड़ा अपमानजनक नहीं है? अगर लोगों को पता चल जाए तो वे हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। सुश्री रोज, आप कंपनी की सबसे बड़ी अधिकारी हैं, मॉली इस पद के लायक नहीं है। रोजमेरी ने जरा भी हिचकिचाए बिना कहा, बस साइन अप कर लो। सुश्री रोज। इससे पहले कि मॉली कुछ और कह पाती, रोजमेरी ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं काबिल नहीं हूं? या तुम इस बात से चिंतित हो कि मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा को गिरा दूंगी? नहीं, बिल्कुल, मॉली ने इनमें से कोई भी बात नहीं सोची थी। उसे बस मिस रोज को अपनी सहायक के रूप में पाकर बुरा लग रहा था। अगर आप जीत जाते हैं तो यही मेरे लिए सबसे अच्छा धन्यवाद होगा। डिजाइन के प्रति उनके अनूठे दृष्टिकोण और इस उद्योग के प्रति उनके सच्चे प्रेम के कारण रोजमेरी उनकी मदद करना चाहती थी। उद्योग के बुरे पहलुओं को देखने के बावजूद उन्होंने कभी अपने सपनों को नहीं छोड़ा और अपना पूरा प्रयास जारी रखा। हालांकि उनमें आत्मविश्वास की कमी थी और डिजाइन संबंधी सोच में वे पर्याप्त साहसी नहीं थीं, फिर भी रोजमेरी का मानना था कि उनमें क्षमता और प्रतिभा है और उनमें निवेश करना सार्थक होगा। श्रीमती रोज। कृतज्ञता के आंसू से मॉली की आंखें भर आईं। एक पल की झिझक के बाद उसने जल्दी से अपनी जानकारी भर दी। अंतिम समय सीमा से ठीक पहले मॉली ने सफलतापूर्वक अपना आवेदन जमा कर दिया और पूरे विभाग ने उसका उत्साहवर्धन किया। आपको यह मिला? सच कहूं तो मुझे हमेशा से लगता था कि आपके अंदर डिजाइन की अच्छी समझ है। अब रोज मैडम के साथ आप खुलकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर कोई छोटी मोटी समस्या भी आ जाए तो मिस रोज आपकी मदद के लिए हमेशा मौजूद रहेंगी। अगर वो इसे ठीक नहीं कर सकती तो कोई और भी नहीं कर सकता। आप वाकई बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको सुश्री रोज जैसी सहयोगी मिली है। जाओ मॉली, तुम कर सकती हो, तुम अपना नाम रोशन करोगे। मॉली को इससे पहले कभी इतना जबरदस्त समर्थन और शुभकामनाएं नहीं मिली थी। कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उसने कहा, आप सभी का धन्यवाद, मैं अपना पूरा प्रयास करूंगी। फिर उसने कृतज्ञता से रोजमेरी की ओर देखा। उसके बिना शायद वह यह अवसर खो देती। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, मैं अगले कुछ दिनों तक काम के बाद तुम्हें ट्यूशन पढ़ा दूंगी, रोजमेरी ने बेपरवाही से जवाब दिया। लेकिन आज रात नहीं, मेरे कुछ प्लान हैं। कोई बात नहीं रोज महोदया, जब भी आपको ठीक लगे। मॉली ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो डिजाइन के क्षेत्र में उसका साथ देगा और तो और उसे सिखाएगा भी। वह सचमुच बहुत भाग्यशाली थी। काम के बाद रोजमेरी ने रोमियो मैकमिलन को मैसेज भेजकर बताया कि अगले कुछ दिनों तक वह उसे लेने न आए क्योंकि उसे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। तभी लुइसा को एक फोन आया, माँ, मैं आज रात के खाने पर नहीं आ पाऊंगी, अगले कुछ दिनों तक शायद मैं देर से घर आऊंगी। कोई बात नहीं, तुम और रोमियो खूब मजे करो, मैं संभाल लूंगी। लुइसा को लगा कि वे जा रहे हैं कुछ समय अकेले बिताने के लिए। ये काम से संबंधित है। ये सुनकर लुइसा ने सोचा, काम से संबंधित? अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। अपनी बेटी को काम के प्रति इतना समर्पित देखकर वह हंस पड़ी। खुद पर ज्यादा बोझ मत डालो, खाना खाना याद रखना, अगर काम पूरा न हो पाए तो किसी से मदद मांग लेना। जरूर, रोजमेरी ने धीरे से जवाब दिया, मैं अगले कुछ दिनों तक काफी व्यस्त रहूंगी, मुझे एक प्रतियोगिता में भाग लेना है। ये सुनकर लुइसा ने थोड़ी देर बातचीत की और फिर फोन काट दिया। कुछ देर बाद ही उसका फोन फिर बज उठा। अपने बेटे का फोन देखकर उसने तुरंत फोन उठाया और कहा, काफी समय हो गया जब तुमने मुझे फोन किया था। तुम कब वापस आ रहे हो? मैंने तुम्हें घर आकर अपनी बहन का हालचाल पूछने के लिए कहा था, कितने दिन हो गए? क्या तुम मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हो? वह उसे खरी खोटी सुनाने ही वाली थी कि उसने उसे यह कहते हुए सुना, मैं आज रात वापस आ रहा हूँ। लुइसा चौंक गई। आज रात? ये तो बहुत अचानक हुआ। हाँ, मैं रात के खाने के लिए घर आ रहा हूँ। हंटर कॉलिंस ने पहले ही उपहार खरीद लिए थे और घर की ओर जा रहे थे। उन्होंने गाड़ी चला रहे जूलियन से कहा, तेज चलाओ। ये सुनकर लुइसा ने तुरंत कहा, नहीं, जल्दी करो, सुरक्षा पहले। बहुत बढ़िया। हंटर कॉलिंस वापस आ रहा था।
फोन रखने के बाद उसने और भी व्यंजन तैयार करवाए। जब सेरेना कॉलिंस को पता चला कि उसका भाई वापस आ रहा है तो वह बहुत खुश हुई। वह उसका इंतजार करने लगी। काफी देर तक सामने के दरवाजे का इंतजार करने के बाद आखिरकार जूलियन की कार विला के सामने आकर रुकी। जूलियन ने हंटर कॉलिंस के लिए कार का दरवाजा खोला। उस लंबे और गंभीर कदकाठी वाले व्यक्ति को बाहर निकलते देख सेरेना ने उत्साह से पुकारा, भाई। उसकी आवाज सुनकर हंटर कॉलिंस का दिल थोड़ा नरम पड़ गया। आखिरकार वे साथ पले बड़े थे और रोजमेरी के आने से पहले पूरा परिवार उसे एक छोटी राजकुमारी की तरह प्यार करता था। उनका रिश्ता सच्चा था। आखिरकार तुम वापस आ ही गए, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। सेरेना का चेहरा खुशी से चमक रहा था। तुम तो हमेशा विदेश में ही रहते हो, ये कोई आम बात नहीं है। आपके लिए घर आना आसान है। क्या आप इस बार ज्यादा दिन रुक सकते हैं? हंटर कॉलिंस का चेहरा नरम पड़ गया। जरूर, बहुत बढ़िया। हालांकि सेरेना अपने भाई से थोड़ी प्रभावित थी, फिर भी उसने हिम्मत करके हंटर कॉलिंस का हाथ पकड़ लिया। हाल ही में हमारे घर में एक नई बहन आई है, घर में बहुत चहल पहल है, और अब जब तुम वापस आ गए हो, ये और भी ज्यादा होने वाला है। हंटर कॉलिंस ने उसके हाथ की ओर देखा और धीरे से उसे हटा लिया। अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें और अधिक समझदारी से व्यवहार करना चाहिए। उन्हें कभी भी किसी का स्पर्श पसंद नहीं था, लेकिन सेरेना के स्पर्श से उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। वे कुछ हद तक कोमल भी थे। सेरेना जानती थी कि अगर किसी और ने उसका हाथ पकड़ने की हिम्मत की तो वह निश्चित रूप से गुस्सा हो जाएगा। उसका भाई उसके लिए पहले से ही बहुत खास था। नई बहन कैसी है? हंटर कॉलिंस ने धीरे से पूछा। ये सुनकर सेरेना के चेहरे का भाव बदल गया और उसने तुरंत कहा, अच्छा, बहुत अच्छा। बिल्कुल तुम्हारी तरह, एक मजबूत व्यक्तित्व वाली इंसान। उसने जानबूझकर नजरें मिलाने से परहेज किया, यहाँ तक कि अपने मन में डर होने का नाटक भी किया। उसके व्यवहार ने स्वाभाविक रूप से हंटर कॉलिंस का ध्यान आकर्षित किया। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह लड़की मिलनसार नहीं थी। कोई बात नहीं, सब कुछ बता दो। हंटर कॉलिंस उसके साथ मुख्य हॉल की ओर चल पड़ा। रास्ते में सेरेना बोलना चाहती थी लेकिन झिझक रही थी। उसने जानबूझकर अपनी आंखों में छिपे डर और चिंता को छुपाया और कुछ देर हिचकिचाने के बाद बोली, कुल मिलाकर तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। हंटर कॉलिंस की आंखें थोड़ी धुंधली हो गईं। ऐसा लग रहा था कि उसकी बहन अक्सर उसे तंग करती। अध्याय 126। खाने की मेज तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी हुई थी। हंटर, तुम काफी समय से घर नहीं आए हो, आज रात अपने पिताजी के साथ कुछ ड्रिंक्स पी लो। केनेथ ने उसे एक गिलास वाइन दी, फिर बगल में बैठी लड़की की ओर मुड़कर कहा, सेरेना, तुम अभी भी जवान हो, अपनी शराब ही पियो। मौका देखकर प्यारी सी अदा दिखाने की कोशिश करते हुए सेरेना ने कहा, मैं भी बड़े भाई के साथ पीना चाहती हूँ। अच्छी बच्ची, बड़े होने तक इंतजार करो। केनेथ ने अपने लिए एक और गिलास भरा, फिर खुशी खुशी अपने बेटे से पूछा, सुना है विदेश में आपका काम अच्छा चल रहा है। अब हालात काफी स्थिर हैं। हंटर कॉलिंस कई महीनों से विदेश में व्यस्त थे, कुछ मामलों को सुलझाने में लगे थे और आखिरकार चीजें सामान्य हो रही थीं। उन्होंने चारों ओर नजर डाली और पाया कि वहां केवल 4 सेट कटलरी ही रखी थी। उसके माता पिता के अलावा केवल उसके और सेरेना के ही माता पिता थे। उसकी बहन कहाँ थी? इधर उधर भागते हुए लुइसा ने कहा, रोज का अभी फोन आया था, उसका कुछ काम अभी खत्म नहीं हुआ है। काम? हंटर कॉलिंस थोड़ा हैरान रह गया। क्या उसकी बहन सिर्फ 18 साल की नहीं थी? शायद आपको पता न हो, लेकिन आपकी बहन इस समय हमारी फैशन कंपनी का प्रबंधन कर रही है। आपने विदेश में उनकी उपलब्धियों के बारे में जरूर सुना होगा। केनेथ ने खुशी खुशी उनके साथ गिलास टकराए और उसके बाद अपना पेय गटकते हुए उसने आह भरी, किसने सोचा होगा कि तुम्हारी बहन में इतनी प्रभावशाली व्यावसायिक सूझबूझ है। पदभार संभालने के कुछ ही दिनों में उसने इतनी सारी समस्याएं ढूंढ निकाली। यहां तक कि उसने पर्दे के पीछे के मुख्य अपराधी को भी पकड़ लिया। ऑस्कर के बारे में सोचते हुए केनेथ को दिल में दर्द का एक झटका लगा। कंपनी की हालिया गतिविधियों को याद करते हुए हंटर ने सहज रूप से एक नाम लिया, रोजमेरी। जी हाँ, रोजमेरी कॉलिंस, तुम्हारी बहन। बहन शब्द सुनते ही सेरेना ने अपने होंठ दबाए और अपने भाई को कुछ खाना परोसा। बड़े भाई, ये तुम्हारा पसंदीदा मांस है, खा लो। धन्यवाद। हंटर कॉलिंस आमतौर पर काफी अलग थलग रहता था, लेकिन जब उसने अपने परिवार को देखा तो उसकी निगाहें नर्म पड़ गईं। सेरेना को काफी अच्छा लगा। वह बेवकूफ अपने भाई के साथ समय बिताने के बजाय काम में व्यस्त थी। कितना भुलक्कड़ है। वह अपने भाई और माता पिता को शराब परोसती रही, जिससे माहौल एक आरामदायक रजाई की तरह गर्म और खुशनुमा हो गया।
जब हंटर कॉलिंस को यह एहसास हुआ कि हाल ही में कंपनी में हलचल मचाने वाली व्यक्ति उसकी बहन थी, तो उसकी निगाहें और गहरी हो गईं और वह काफी उत्सुक महसूस करने लगा। नया कलेक्शन कल लॉन्च होने वाला था, वह रात के खाने के लिए घर नहीं आई। शायद वह तैयारी में व्यस्त होगी, है ना? हालांकि वह उससे मिला नहीं था और यह नहीं जानता था कि वह किस तरह की इंसान है, लेकिन इतनी कम उम्र में उसकी प्रतिभा, निर्णय लेने की क्षमता और महत्वाकांक्षा ने उसे पहले ही प्रभावित कर दिया था। अगर तुम्हारी बहन थोड़ी बड़ी होती तो मैं बाकी कंपनियों का जिम्मा उसे सौंपना चाहता। केनेथ को अपनी बेटी के व्यापारिक कौशल पर पूरा भरोसा था, लेकिन वह अभी छोटी थी और हाल ही में घर लौटी थी। वह नहीं चाहता था कि वह जरूरत से ज्यादा काम करे। खाना खाते हुए लुइसा ने कहा, ओह हाँ, उसने फोन पर बताया था कि वह कुछ दिनों में एक डिजाइन प्रतियोगिता में भाग लेने जा रही है। वह बहुत व्यस्त है, हो सकता है कि वह इन रातों में रात के खाने के लिए घर पर न हो। जब से वह लौटी थी तब से वह खुद को काम में पूरी तरह से झोंक चुकी थी। ये थोड़ा दुखद था। शुरू में कंपनी को सौंपने का उद्देश्य केवल उन्हें इसका अनुभव कराना और उन्हें कुछ खुशी देना था। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल करेगी, लेकिन वह बहुत ही जिम्मेदार थी, जो सबके लिए एक सुखद आश्चर्य था। कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के साथ साथ वह अपने शौक पूरे करने और प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए भी समय निकाल लेती हैं। रोज एक डिजाइन प्रतियोगिता में जा रही है। केनेथ चौंक गया। मैंने उसे इसके बारे में बात करते सुना था। मुझे पता ही नहीं था कि वह कंपनी चलाने के साथ साथ डिजाइन भी कर सकती है। लुइसा को अपनी बेटी पर गर्व और खुशी थी, लेकिन साथ ही उसे उसकी चिंता भी थी। वह इतनी छोटी थी, फिर भी गर्भवती थी। इतनी भारी जिम्मेदारियां। उसे रोज को और अधिक समर्थन देने की जरूरत थी। उसे समय निकालकर रोज से पूछना चाहिए कि क्या वह अपनी वर्तमान नौकरी से खुश है। अगर नहीं, तो उसे नौकरी छोड़ देनी चाहिए और जीवन का आनंद लेना चाहिए। यही सबसे महत्वपूर्ण है। डिजाइन प्रतियोगिता। हंटर कॉलिंस को अचानक जूलियन की वे बातें याद आ गईं जिनमें उसने कहा था कि उसे एक डिजाइन प्रतियोगिता में जज बनने के लिए आमंत्रित किया गया है, लेकिन वह बहुत व्यस्त था और उसने प्रस्ताव ठुकरा दिया। वैसे क्या आपके भाइयों ने हाल ही में आपसे संपर्क किया है? लुइसा ने अपनी वाइन का एक घूंट लिया और आगे कहा, क्या उन्होंने अपने लौटने के बारे में कुछ बताया है? कई दिन हो गए हैं और किसी ने भी संपर्क नहीं किया है। मुझे बुलाया? नहीं। हंटर कॉलिंस अपने भाइयों से ज्यादा बातचीत नहीं करता था। वे कभी कभार संदेश भेजते थे, खासकर सबसे छोटा भाई जो बहुत बातूनी था, लेकिन वह काम में व्यस्त रहने के कारण शायद ही कभी जवाब देता था। सर्वाधिक समय पिछले 2 वर्षों में वह समूह का विस्तार करने और विदेशी बाजारों में पैठ बनाने के प्रयासों में विदेशों में काफी व्यस्त रहे थे। कुछ स्थान विदेशियों के प्रति अनफ्रेंडली थे, जिससे उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कुछ अन्य स्थानों पर स्थिति अनुकूल नहीं थी। उनका प्रभाव बहुत प्रबल था, जिसके कारण उनसे निपटना मुश्किल था। सौभाग्यवश उनके प्रयासों से केनेथ द्वारा उन्हें सौंपे जाने के बाद से समूह का आकार 2 गुने से भी अधिक बढ़ गया था। काम के अलावा वे आराम भी करते थे। उनके परिवार को उनकी दिनचर्या का पता था, इसलिए अगर वह उनके संदेशों का जवाब नहीं देते थे तो उन्हें इसमें कोई अजीब बात नहीं लगती थी। मैंने सुना है कि हमारे अनुसंधान एवं विकास विभाग ने एक नई सफलता हासिल की है और कई विदेशी शक्तियां इसमें रुचि दिखा रही हैं। सावधान रहें। केनेथ को अपने बेटे की क्षमताओं पर भरोसा था, लेकिन कुछ शक्तियां केवल स्थानीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिस्पर्धा करती थीं, बस उनका खुले तौर पर विरोध नहीं किया जाता था। मुझे नहीं पता कि वे आपके रास्ते में कितनी बाधाएं डालेंगे या कितने अनैतिक काम करेंगे। केनेथ थोड़ा चिंतित था। चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा। अपने बेटे के आश्वासन को सुनकर केनेथ को थोड़ी राहत मिली। मुझे पता है कि तुम सक्षम हो। तुम बचपन से ही सबसे ज्यादा चिंतामुक्त रहे हो, लेकिन खुद पर ज्यादा दबाव मत डालो। आराम करना याद रखना। चूंकि इस बार हमारे बेटे का वापस आना आसान नहीं है, इसलिए अब काम के बारे में बात नहीं करते हैं। लुइसा ने हंटर कॉलिंस को कुछ खाना दिया और कहा, लो और खाओ। ये तुम्हारा पसंदीदा है। विला कास्काडा। रोजमेरी ने ज़ैड लीफ से निकाले गए अर्क को तरल रूप में -18 डिग्री सेल्सियस के कम तापमान पर संग्रहित किया। आसपास मौजूद वैज्ञानिक और विशेषज्ञ अविश्वास से भरे हुए थे और अपनी प्रशंसा व्यक्त कर रहे थे। आखिरकार हमें सफलता मिल गई। श्रीमती रोज, आप कमाल हैं। इतने कम समय में आपने इतनी उच्च शुद्धता वाला ज़ैड पत्ता निकाल लिया। मैं सचमुच बहुत प्रभावित हूँ। हम कई दिनों से कोशिश कर रहे थे लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन सुश्री रोज के आने से यह मुश्किल समस्या हल हो गई। हाँ, अब हम आखिरकार चैन से सो सकते हैं।
लेकिन और भी जड़ी बूटियां हैं। इन्हें मिलाकर ही हम मस्तिष्क में एसिटाइल कोलिन का स्तर अधिकतम कर सकते हैं। यह जेड लीफ निकालने से भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण था। मैं उसे करने की एक कोशिश तो करूंगा। रोजमेरी ने समय देखा। शाम के 8 बज चुके थे। उसने कंप्यूटर सिमुलेशन का उपयोग करके 1 दर्जन जड़ी बूटियों की आंतरिक संरचना के अनुसार डिजाइन और संश्लेषण किया, फिर यह देखने के लिए वास्तविक प्रयोग शुरू किया कि इसका क्या प्रभाव होगा। अध्याय 127। रात के खाने के बाद हंटर कॉलिंस सोफे पर बैठ गया और कभी कभी दरवाजे की ओर देखता रहा। सेरेना एक प्लेट लेकर और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए हुए आए। भाई, मैंने तुम्हारे लिए सेब के केकड़े बनाए हैं। प्यारे हैं ना? वह मुस्कुरा रही थी और मासूम लग रही थी। मैंने नाशपाती से चिड़िया और स्ट्रॉबेरी से सांता क्लॉज भी बनाए हैं। क्या वे वैसे ही दिखते हैं जैसे दिखने चाहिए? उसने अपनी घायल उंगली से थाली में रखे फलों की ओर इशारा किया। हंटर कॉलिंस ने तुरंत ध्यान दिया। क्या तुम्हें चोट लगी है? उसने उससे थाली ले ली और तुरंत एक नौकर को आदेश दिया, प्राथमिक चिकित्सा किट लाओ। नौकर झटपट चला गया। सेरेना ने अपनी उंगली पर हैरानी जताते हुए कहा, फल काटते समय शायद खरोंच लग गई होगी। कुछ नहीं, बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। जब तक आपने बताया नहीं, मुझे पता भी नहीं चला। तुम्हारी उंगली पर हल्की सी चोट लगी है और दर्द नहीं हो रहा। तुम झूठ बोल रही हो। हंटर कॉलिंस उससे बहुत अच्छी तरह जानती थी। वह हमेशा से ही एक समझदार लड़की थी। एक बार जब बगीचे में उसके घुटने पर खरोंच आ गई, तो उसने अपने आंसू रोक लिए ताकि बाकी लोग उसके बारे में चिंता न करें। सेरेना ने अपनी उंगली पीठ के पीछे छिपा ली और मासूमियत से मुस्कुराती रही। तुम मुश्किल से घर पर रहते हो और मैं तुम्हारे लिए एक खास फलों की प्लेट बनाना चाहती थी। लेकिन मैंने देखा कि दूसरे लोग इसे कितनी आसानी से बना रहे थे, तो मैं घबरा गई और सब गड़बड़ कर दिया। इन कुछ आकृतियों को बनाने में मुझे बहुत समय लग गया। तुम इसके लिए मुझे कुछ नहीं कहोगे, है ना? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? हंटर कॉलिंस की आवाज असामान्य रूप से कोमल थी। भले ही मेरी आकृतियां थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लग रही हो, लेकिन अगर मैं ज्यादा अभ्यास करूंगी तो बेहतर हो जाऊंगी। सेरेना मीठी हंसी हंसते हुए बोली। लेकिन आपको घर ज्यादा आना होगा, मुझे अभ्यास करने के ज्यादा मौके दीजिए। आप यूं ही घर नहीं आ सकते। साल में 2 बार, जैसे इस साल। मैं तब तक इंतजार करता रहा जब तक मेरी गर्दन दुखने न लगे। हंटर कॉलिंस की आवाज में नरमी थी। आपको ये छोटी छोटी चीजें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाना चाहती हूँ। जब तक तुम घर पर ज्यादा बार आते रहोगे, मैं कुछ भी करूंगी। सेरेना ने प्यार से कहा, सिर्फ इसलिए कि मेरे फल बदसूरत दिखते हैं, तुम इन्हें खाना बंद नहीं करोगे, है ना? हंटर कॉलिंस ने एक फल की छुरी से स्ट्रॉबेरी से बने सांता को छेदा और सबसे पहले उसे सौंप दिया। सेरेना ने खुशी खुशी उसे ले लिया और उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। शुक्रिया भाई, तुम भी एक चख कर देखना। देखने में भले ही बदसूरत लगे, लेकिन असल में बहुत स्वादिष्ट है। तभी माथा प्राथमिक चिकित्सा किट लेकर आए और सेरेना के बगल में बैठ गई। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि वह तुम्हारे लौटने का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। हंटर कॉलिंस ने अपनी बहन की ओर देखा और उसका चेहरा नर्म पड़ गया। घाव को कीटाणुरहित करते हुए माथा खिलखिलाकर हंस पड़ी। वैसे उसने पियानो प्रतियोगिता में फिर से पहला स्थान हासिल कर लिया है। उसने रोजमेरी के मिस्ट्रो मेलोडी होने के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। इनाम के तौर पर आप क्या चाहेंगे? हंटर कॉलिंस ने धीरे से पूछा। सेरेना ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम यही होगा कि तुम अक्सर घर आओ। हंटर कॉलिंस की आंखों में नरमी आ गई। जब काम का बोझ थोड़ा कम होगा तब मैं घर आऊंगा। तो इसका मतलब है कि तुम मान गए। बहुत बढ़िया, मुझे पता था कि तुम मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हो। सेरेना उतनी ही खुश थी जितनी कोई बच्चा मिठाई पाकर खुश होता है। हंटर कॉलिंस ने उससे थोड़ी देर तक बातचीत की और फिर समय होने पर वह ऊपर जाने के लिए उठ गया। सेरेना और माथा ने एक दूसरे को देखकर सहमति जताई। दोनों खुश थीं। ऐसा लग रहा था कि हंटर कॉलिंस को अभी भी अपनी बहन की परवाह है। वह सिर्फ परवाह ही नहीं करता था, वह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। आखिरकार वह 18 साल से इसी परिवार के साथ रह रही थी। रोजमेरी के आने से पहले परिवार के सभी लोग उसे एक छोटी राजकुमारी की तरह मानते थे। प्यार का ये गहरा बंधन कुछ ऐसा था जिसे रोजमेरी महज कुछ दिनों में नहीं बदल सकती थी। सेरेना और माथा के जाने के बाद नौकरानियां आपस में फुसफुसाने लगीं। आखिर मालिक उसे यह विशाल कंपनी क्यों सौंपता? 5 बेटों में से वही एकमात्र ऐसा है जिसमें सबसे अधिक आत्मा अनुशासन, सबसे शांत दिमाग और सबसे सावधानीपूर्वक दिमाग।
क्या आप लोगों को ये कठोर जीवन शैली घुटन भरी नहीं लगती? तुम क्या बात कर रहे हो? ये तो अनुशासन है। ऐसा दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति, वो तो सचमुच बहुत आकर्षक है। मुझे लगता है कि वह मूल रूप से बहुत ही स्पष्ट सोच वाला व्यक्ति है। मैं सहमत हूँ। हंटर कॉलिंस ने नहाने के बाद सोने के समय तक अपने अध्ययन कक्ष में समय बिताया, फिर वह अपने शयन कक्ष की ओर चल दिए। बेडरूम के कोने में रखी मेज पर एक छोटा, नाजुक उपहार बॉक्स पड़ा था। हंटर कॉलिंस ने उस पर एक नज़र डाली, क्योंकि वह जानता था कि उसकी बहन अभी तक वापस नहीं आई है। उसने लाइट बंद की और सो गया। रोजमेरी रात 11 बजे तक घर नहीं लौटी। नहाने और अपने फोन पर कुछ निजी काम निपटाने के बाद वह अगली सुबह जल्दी ही प्रयोगशाला के लिए निकल गई। कल रात दवा का संश्लेषण योजना के अनुसार नहीं हुआ। शोध प्रक्रिया के दौरान कई समस्याएं उत्पन्न हुई। कई विशेषज्ञों ने भोर तक अध्ययन किया और रोजमेरी ने अपने माता पिता को चिंतित न करने के लिए कल रात देर से घर लौटी और भोर से पहले प्रयोगशाला के लिए रवाना हो गई। जब हंटर कॉलिंस उठा तो उसे ये सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि उसकी बहन जल्दी चली गई थी। आमतौर पर उसकी उम्र की लड़कियां छुट्टियों के दौरान देर तक सोती हैं, लेकिन उसकी बहन की नज़रों में काम ही एकमात्र चीज थी। उपहार के लिए आज रात तक इंतजार करना पड़ेगा। नाश्ते के दौरान सेरेना लगातार हंटर कॉलिंस को खुश करने की कोशिश कर रही थी। कभी उसे दूध पिलाती, कभी सैंडविच देती, कभी उसे नैपकिन थमाती। भाई, क्या तुम आज रात खाने के लिए घर आ रहे हो? सेरेना को अपने चारों ओर इतराते हुए देखकर हंटर कॉलिंस ने शांत भाव से उत्तर दिया, हाँ। बहुत बढ़िया। तो फिर मैं आज रात ब्रुकलिन रीड और बाकी लोगों के साथ डिनर पर नहीं जाऊंगी। सेरेना बहुत खुश थी। हमें दोपहर की चाय, फिर स्पा और फिर डिनर पर जाना था, लेकिन अगर तुम यहाँ हो तो मैं उनसे कोई मतलब नहीं रखूंगा। ये सुनकर लुइसा ने संतुष्टि भरी मुस्कान दी और कहा, सेरेना तुम्हें दिल से पसंद करती है। अगर तुम व्यस्त नहीं हो तो अक्सर घर आना। जरूर। हंटर कॉलिंस ने सेरेना को प्यार भरी नजर से देखा और नाश्ते के बाद जूलियन उसे कंपनी के मुख्यालय तक ले गया। कुछ दस्तावेजों को देखते समय हंटर कॉलिंस को अचानक जूलियन द्वारा पहले कही गई कोई बात याद आ गई। आपने कहा था कि एक डिजाइन प्रतियोगिता है जिसमें मुझे निर्णायक के रूप में आमंत्रित किया जा रहा है। मैं उपलब्ध हूँ। हंटर कॉलिंस की आवाज बहुत शांत थी और फिर उन्होंने अपने हाथ में मौजूद दस्तावेज को पढ़ना जारी रखा। मैं उपस्थित रहूंगा। जूलियन दंग रह गया। बॉस ने कभी अपने फैसले नहीं बदले। आज का दिन वाकई अजीब था। क्या ऐसा हो सकता है कि इस डिजाइन प्रतियोगिता का कोई विशेष संबंध हो, या उनके पास बॉस के बारे में कोई गुप्त जानकारी हो? बॉस को आमंत्रित किया गया या जाने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन बॉस तो ऐसे व्यक्ति नहीं लगते थे जो ऐसा करेंगे। आसानी से जमा करें। हंटर कॉलिंस दस्तावेज पढ़ रहा था कि अचानक उसे कुछ याद आया। ओह हाँ, आज कंपनी की गतिविधियों पर नजर रखना। सामान आज ही पहुंचाना था। उसे यकीन नहीं था कि उसकी बहन संतोषजनक सामान पहुंचा पाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह खुद हस्तक्षेप करेंगे। हाँ, जूलियन को आज का बॉस बिल्कुल अलग लगा। न केवल उसने पहले के फैसले बदल दिए बल्कि छोटी कंपनी पर ध्यान देना भी शुरू कर दिया। ये वाकई अजीब था। अध्याय 128। रोजमेरी ने कंपनी के नए उत्पाद के लॉन्च के लिए एक लाइव प्रसारण शुरू किया और मॉली को होस्ट बनने के लिए आमंत्रित किया। हेलो एवरीवन, मैं मॉली हूँ, कॉलिंस फैशन से डिजाइनर। मॉली पहली बार कैमरे के सामने आई थी। पहले तो वह थोड़ी झिझकी, लेकिन जल्दी ही उन्होंने बड़े उत्साह से सबका अभिवादन किया। नमस्कार, मैं डिजाइनर सैमुअल हूँ। सैमुअल ने दर्शकों का अभिवादन करते हुए कहा, मुझे इस तरह से अपने नए उत्पाद आप सबके सामने पेश करते हुए बहुत खुशी हो रही है। मेरे हाथ में ये फूलों वाली ड्रेस देखिए। क्या ये जानी पहचानी लग रही है? जी हाँ, ये वही नया डिजाइन है जिसे साई फैशन ने कल लॉन्च किया है। दरअसल ये डिजाइन थोड़ा रूढ़िवादी है। चलिए देखते हैं मैंने इसे कैसे डिजाइन किया है। ठीक है। मॉली ने कैंची उठाई, कमर से उसे काटकर खोला, ऊपर के हिस्से को ट्रिम किया, अतिरिक्त आस्तीनें हटा दी, कंधों को काटकर खोला, फिर निचले हिस्से के इस कट को थोड़ा छोटा किया, दोनों को आपस में जोड़ा और इस तरह एक ट्रेंडी ऑफ शोल्डर फ्लोरल ड्रेस सबके सामने पेश की गई। ये हमारा पहला नया उत्पाद है जिसे हम आज लॉन्च कर रहे हैं। कपड़े को छोड़कर डिजाइन पूरी तरह से अलग था। बाहर से देखने पर यह साई फैशन की फ्लोरल ड्रेस से कहीं ज्यादा आकर्षक और सुंदर लग रही है। अब इस ड्रेस को देखो, ये थोड़ी भारी लग रही है। चलिए देखो मैं इसे कैसे एक सेक्सी स्लिम टॉप और हिप हगिंग स्कर्ट में बदल देती हूँ। मॉली ने फिर से कैंची उठाए और बहादुरी से बदलाव करने लगी। दर्शकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई।
जब तक मॉली ने 7 या 8 स्टाइल में बदलाव किए, तब तक दर्शकों की संख्या 320,000 तक पहुंच चुकी थी और लगातार बढ़ रही थी। सुश्री रोज, देखिए, लाइव रूम में बहुत सारे लोग ऑर्डर दे रहे हैं, डीन ने उत्साह से कहा। उसे इस तरीके के कारगर होने की उम्मीद नहीं थी। कल रोजमेरी द्वारा ऑस्कर को पुलिस स्टेशन भेजने के बाद वह सभी 23 शैलियों को फिर से संशोधित किया गया। ड्रेस को बीच से काटकर, पफ्ड स्लीव्स लगाकर, वी नेक को राउंड नेक में बदलकर, लंबी स्कर्ट को छोटी स्कर्ट में बदलकर आदि जैसे सरल बदलाव, कुछ एक्सेसरीज के साथ एक बिल्कुल नई ड्रेस तैयार हो गई। कल वह उत्पादन कार्यशाला में गईं और श्रमिकों को गोदाम में तैयार उत्पादों में संशोधन करने के लिए अस्थायी रूप से काम रोकने को कहा। कुछ उत्पादों में केवल कुछ कट लगाने की आवश्यकता थी और कुछ में केवल कुछ मामूली समायोजन की आवश्यकता थी। कर्मचारियों ने तुरंत कई नए स्टाइल तैयार कर दिए। डीन ने उत्साह से कहा, दर्शकों की संख्या 580,000 से अधिक हो गई है। मिस रोज, देखिए, कई टिप्पणियां कहती हैं कि हमारा नए स्टाइल देखने में बेहतर और अधिक रचनात्मक हैं। उन सभी ने साई फैशन पर अपने ऑर्डर रद्द कर दिए और इसके बजाय हमारे पास ऑर्डर दिए। एसवाई फैशन की सीईओ मोनिका खबर सुनकर बेहद गुस्से में थी और उन्होंने तुरंत एक आपातकालीन बैठक बुलाई। अधिकारी गुस्से में मेज पर मुक्का मार रहे थे। ये तो बेहद शर्मनाक है। कॉलिंस फैशन ग्रुप हमारे नए स्टाइल में किए जा रहे बदलावों को लाइव स्ट्रीम कर रहा है। क्या ये सरासर उकसावा नहीं है? उनके दर्शकों की संख्या 7 लाख से अधिक हो गई है। इसी रफ्तार से चलते हुए ये जल्द ही 10 लाख तक पहुंच जाएगी। सबसे अहम बात यह है कि एक ही कपड़े को छोड़कर शैलियां पूरी तरह से अलग हैं। हम उन पर नकल करने का आरोप भी नहीं लगा सकते। सबसे गुस्सा दिलाने वाली बात यह है कि उनके उत्पाद हमारे उत्पादों से सस्ते हैं। अब हमारे बैकएंड में 12,000 ऑर्डर रद्द हो चुके हैं। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। उस डिजाइनर मॉली में ऐसी क्या खास बात है? वह कुछ साधारण बदलावों से इतने शानदार स्टाइल कैसे बना लेती है? उन्हें नहीं पता था कि मोनिका और जेसन ने पर्दे के पीछे से मिलकर मॉली के डिजाइन चुरा लिए थे। उन्हें लगता था कि ये सभी नए स्टाइल अकेले जेसन ने ही डिजाइन किए हैं, इसलिए वे बहुत गुस्से में थे। उन्हें लग रहा था कि कॉलिंस कॉर्पोरेशन ने सारी हदें पार कर दी थीं। इस समय जेसन लाइव रूम में मॉली को एक हॉल्टर ड्रेस को हाई एंड कॉकटेल ड्रेस में बदलते हुए देख रहा था। मीटिंग टेबल के नीचे उसका हाथ चुपचाप मुट्ठी में जकड़ा हुआ था। ये 23 डिजाइन स्पष्ट रूप से मॉली की मौलिक रचनाएं थीं, लेकिन इतने कम समय में ही उन्होंने मूल डिजाइनों में और भी निखार ला दिया। कुछ सरल चरणों की मदद से उन्होंने पोशाकों को पहले से भी अधिक सुंदर बना दिया। जरूर कोई षड्यंत्रकारी व्यक्ति पर्दे के पीछे से उसे निर्देशित कर रहा होगा, अन्यथा अपनी प्रतिभा के दम पर वह इतने शानदार कपड़े डिजाइन नहीं कर सकती थी। जेसन, क्या तुम्हें लगता है कि उसकी डिजाइन शैली मास्ट्रो स्टाइलिश की शैली से मिलती जुलती है? मुझे भी अभी अभी यही महसूस हुआ। अगर मास्ट्रो स्टाइलिश सिर्फ ऑनलाइन ही मशहूर न होते और हम उनसे कभी मिले न होते, तो मुझे पक्का शक होता कि वो उसे सलाह दे रहे हैं। देखो, उसने हर डिजाइन में कितना सुधार किया है, हर एक में स्तर ऊपर उठा लिया। वास्तव में ये डिजाइन आसानी से सैकड़ों डॉलर में बिक सकते हैं। ये महंगे स्टोरों में मिलने वाली उच्च स्तरीय पोशाकों की तरह दिखते हैं, लेकिन वह केवल कुछ डॉलर ही वसूल रही है। क्या इससे खरीदारी की होड़ नहीं मच जाएगी? एक जूनियर डिजाइनर इतनी असाधारण रचनाएं कैसे बना सकती है? क्या यह उसकी प्रतिभा है या कोई उससे मार्गदर्शन दे रहा है? उनकी कंपनी में शायद अन्य कोई असाधारण प्रतिभा नहीं है। मोनिका ने गुस्से में मेज पर हाथ पटका। हम यह आपातकालीन बैठक रणनीति पर चर्चा करने के लिए कर रहे हैं, न कि योजनाओं का अध्ययन करने के लिए। किसी के पास बेहतर सुझाव है? बोलो। हम चुपचाप नहीं देख सकते कि उनके आदेश आते रहें। हमारी संख्या बढ़ती जा रही है और हमारी घटती जा रही है। ये कहते हुए उसने लाइव ब्रॉडकास्ट रूम की ओर देखा। दर्शकों की संख्या पहले ही 980,000 तक पहुंच चुकी थी। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसकी छाती जकड़ गई थी, मानो वह सांस लेने के लिए तड़प रही हो। हम उन पर हमारे डिजाइनों को बदनाम करने और हमें भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाने के लिए मुकदमा कर सकते हैं। जेसन ने सुझाव दिया, वे खुलेआम हमारे ग्राहकों को छीन रहे हैं, जाहिर तौर पर साई फैशन को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में हम उनकी भावनाओं की परवाह करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनका मुख्यालय कॉलिंस ग्रुप में है। अगर हालात ज्यादा बिगड़ गए तो कॉलिंस परिवार हमें आसानी से नहीं छोड़ेगा। मोनिका अब भी कॉलिंस परिवार की ताकत से कुछ हद तक डरी हुई थी, लेकिन सबसे पहले तो उन्होंने ही हमारे डिजाइनों का अपमान किया था। जेसन ने कहा, फिर लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में बैठी मॉली की ओर देखा
जो एक जीन्स शॉर्ट्स को 2 प्यारे फोन केस में बदल रही थी। एक वरिष्ठ प्रबंधक ने बिना कहे नहीं कहा, इसे वास्तव में अपमान नहीं माना जा सकता। उन्होंने शुरू से अंत तक हमारे बारे में कभी कुछ बुरा नहीं कहा, उन्होंने तो बस हमारे डिजाइनों में नवाचार किया। इसे साहित्यिक चोरी नहीं माना जा सकता। ये साहित्यिक चोरी से कोसों दूर है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उन पर मुकदमा करना ही होगा। हम उन्हें बख्श नहीं सकते। जेसन ने उन पर मुकदमा करने पर जोर दिया। मोनिका ने कानूनी विभाग को फोन किया और उन्होंने तुरंत एक वकील का पत्र भेज दिया, जिसमें उन्हें हर्जाना दिलवाने का दृढ़ संकल्प दिखाया गया था। मोनिका, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। बैकएंड में हमारे 34,000 ऑर्डर पहले ही रद्द हो चुके हैं, जिनमें कुछ निर्माता, भागीदार और भौतिक स्टोर के ऑर्डर शामिल हैं। उन्होंने कहा, कॉलिंस कॉर्पोरेशन के कपड़ों की कीमत कम है और डिजाइन ज्यादा आकर्षक है। ऑर्डर मिलने के बाद वे तुरंत शिपिंग कर सकते हैं। वे एक्सप्रेस डिलीवरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी ऑर्डर करें, कल प्राप्त करें। इससे ऑनलाइन खरीदारी करने वालों की जरूरतें निस्संदेह पूरी हुई। डिलीवरी जितनी जल्दी होती थी, वे उतने ही संतुष्ट होते थे। अध्याय 129। मोनिका पहले से ही बहुत गुस्से में थी और फिर कोई शिकायत करने के लिए अंदर आ गया। मोनिका, हमारे बैकएंड आंकड़ों से पता चलता है कि ग्राहकों द्वारा 83,000 ड्रेस रद्द कर दी गई हैं, जिनमें से कुछ हम पहले ही भेज चुके थे। ग्राहकों को वे ड्रेस नहीं चाहिए थी, इसलिए हमें पैकेज वापस लेने पड़े। हमें न केवल कोई मुनाफा नहीं हुआ, बल्कि हमें शिपिंग लागत का भी नुकसान हुआ। मोनिका को सिरदर्द महसूस होने लगा। उसने अपनी कनपटी को मालिश किया और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। 83,000 ड्रेस अगर ये सभी बिना बिके गोदाम में पड़ी रहती हैं, तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। मोनिका ने इसके बारे में और सोचने की हिम्मत नहीं की। मोनिका, एक बुरी खबर है। जिस कंपनी ने हमसे 10,000 ड्रेस का ऑर्डर देने का वादा किया था, उसके मैनेजर ने आखिरी समय में अपना वादा तोड़ दिया और इसके बजाय कॉलिंस कॉर्पोरेशन को ऑर्डर दे दिया। हमने उन पर भरोसा किया था और उन्होंने कोई अग्रिम राशि नहीं मांगी। मोनिका को ऐसा लग रहा था जैसे वह बेहोश होने वाली है। मोनिका, हमने अपने आधिकारिक ऑनलाइन स्टोर पर कई कूपन जारी किए हैं, लेकिन उनसे ग्राहक नहीं रुके। हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा ने उन्हें समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ग्राहक अभी भी अपने ऑर्डर रद्द कर रहे हैं। मोनिका, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? रोजमेरी लाइव स्ट्रीम रूम में दाखिल हुई तो उसने देखा कि मॉली डिजाइन में कुछ बदलाव कर रही थी। यह आज का 17वां नया उत्पाद था। उसे देखकर मॉली की आंखों में एक प्यारी सी मुस्कान खिल उठी। रोजमेरी ने भी हल्की सी मुस्कान दी और फिर कैमरे की तरफ चेहरा दिखाए बिना डेटा चेक करने चली गई। डीन ने उत्साह से फुसफुसाते हुए कहा, सुश्री रोज, लाइव स्ट्रीम पर हमारे 1.06 मिलियन से अधिक दर्शक हैं। यह अभूतपूर्व उपस्थिति है। पहले जब वे लाइव स्ट्रीमिंग करते थे तो केवल कुछ हजार प्रशंसक ही देखते थे और बहुत कम लोग ही ऑर्डर देते थे। लेकिन अब ऑर्डर लगातार आ रहे हैं। अंदाजा लगाए कि हमने कुल कितनी ड्रेस बेची हैं। डीन अपनी खुशी को रोक नहीं पाया, उसकी आंखें चमक उठी। 100,000, आप सही कह रहे हैं, डीन ने उत्साह से कहा। कुल संख्या पहले ही 102,000 तक पहुंच चुकी है और यह अभी भी बढ़ रही है। सुश्री रोज, इस रफ्तार से तो हमारे गोदाम में पर्याप्त स्टॉक नहीं बचेगा। तो चलिए कर्मचारियों से अतिरिक्त घंटे काम करवा कर उत्पादन जारी रखते हैं। रोजमेरी ने डेटा की जांच पूरी की और कार्यालय की ओर चल पड़ी। डीन उनके ठीक पीछे चलते हुए बोले, सुश्री रोज, आप कमाल हैं। जैसा आपने कहा, कंपनी को नुकसान नहीं हुआ, बल्कि हमने मुनाफा कमाया। अगर दर्शकों को पता चले कि ये 23 डिजाइन आपके ही हैं। रोजमेरी ने मॉली को खुद को साबित करने का मौका दिया, मानो युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने में मदद कर रही हो। वास्तव में वे सभी 23 डिजाइन उन्हीं के थे। उन्हें क्यों पता चलेगा? रोजमेरी अब कंपनी की मैनेजर थी। उसके लिए यह मायने नहीं रखता था कि इन 23 चीजों को किसने डिजाइन किया, उसके लिए जरूरी था कि कंपनी मुनाफा कमाए। कॉलिंस समूह। जब जूलियन ने देखा कि कपड़ों की कंपनी लाइव स्ट्रीम के माध्यम से नए डिजाइन लॉन्च कर रही है, तो उसने तुरंत हंटर कॉलिंस को सूचित किया। लाइव स्ट्रीम को अब तक 11.4 करोड़ दर्शक देख चुके हैं और उन्होंने 106,000 ड्रेस बेच दी हैं। जैसा कि सुश्री रोज ने कहा, यह कोई नुकसान नहीं है, इससे हमारी प्रतिष्ठा को कोई क्षति नहीं पहुंचती, बल्कि हमें लाभ होता है। ये वास्तव में अप्रत्याशित है। बॉस, देखिए इन्होंने कपड़ों को कैसे डिजाइन किया है, ये साई फैशन के कपड़ों से कहीं बेहतर दिखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सस्ते भी हैं। मैंने सुना है कि यह पूरी योजना सुश्री रोज ने बनाई है और उन्होंने ही ये सारे स्टाइल डिजाइन किए हैं।
साई फैशन ने हमारे डिजाइन स्केच चुरा लिए हैं। सुश्री रोज की रणनीति है कि वे डिजाइनों में थोड़ा बदलाव करके उन्हें बेच दें, कम कीमत पर। यह उन्हीं की दवा चखाने जैसा है। साई फैशन के उत्पाद शायद ढेर हो जाएंगे, उन्हें बेचने में मुश्किल होगी और वे निश्चित रूप से हमसे संपर्क करेंगे। लाइव प्रसारण देखते हुए हंटर कॉलिंस ने गौर किया कि संशोधित डिजाइनों में से कई उत्कृष्ट थे। उसकी छोटी बहन वह किस तरह की विलक्षण बच्ची थी जिसमें इतनी प्रतिभा थी। बॉस, मेरे पास एक सुझाव है। जूलियन थोड़ा हिचकिचाया और फिर बोला, सुश्री रोज, शायद हमें उन्हें शाबाशी के तौर पर बोनस देने पर विचार करना चाहिए। कंपनी में शामिल होने के बाद से उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो आप ये सुझाव दे रहे हैं कि मैं अपनी बहन को बोनस दूं? बहन? जूलियन की आंखें फटी रह गईं। क्या उसने गलत सुना था? क्या मिस रोज बॉस की बहन थी? बॉस उसका मजाक उड़ा रहा होगा। लेकिन बॉस मजाक नहीं कर रहा था। मिस रोज, क्या वह वही बहन हो सकती है जिसे उसने अभी अभी खोजा है? मेरी बहन को बोनस दे दो। हंटर कॉलिंस ने सोचा, कितनी राशि उचित रहेगी? जूलियन सचमुच हैरान था। मिस रोज सच में बॉस की बहन थी, लेकिन अगर ऐसा था तो उनके पास पैसों की कमी तो बिल्कुल नहीं होगी। 50,000। हंटर कॉलिंस ने सोचा, क्या ये बहुत कंजूसी होगी? 50,000। जूलियन की आंखें फटी रह गईं। उसने पूरे महीने जी तोड़ मेहनत की थी और कभी कभी उसका बोनस 10,000 से थोड़ा ज्यादा होता था। बहनें वाकई खास होती हैं। उसे काम करते हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और उसे $50,000 मिल रहे हैं। जूलियन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके शरीर के अंदरूनी अंगों में रक्तस्राव हो रहा हो। बॉस, क्या मिस रोज सचमुच आपकी बहन है? 50,000 तो काफी से भी ज्यादा है। हमारी कंपनी के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मुझे यकीन है कि मिस रोज बोनस पाकर बहुत खुश होंगी। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, कंपनी की मान्यता के साथ साथ भाई की स्वीकृति भी। इसे करना ही होगा। जरूर। जूलियन जल्दी से इसका इंतजाम करने चला गया। जब रोजमेरी को पता चला कि कंपनी उसे बोनस दे रही है तो उसने सोचा कि यह उसके माता पिता की वजह से है और उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ऑफिस में कुछ समय व्यस्त रहने के बाद उसे खबर मिली कि साई फैशन उन पर मुकदमा कर रही है और यह सुनकर वह चौंक गई। आखिरकार वो पला ही गया। उसने अपने बगल में खड़े डीन से कहा, योजना के अनुसार आगे बढ़ो। समझ गया। डीन झटपट लाइव ब्रॉडकास्ट रूम की ओर भागा। तब तक मॉली ने अंतिम डिजाइन में संशोधन पूरे कर लिए थे और दर्शकों की संख्या 1.29 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। डीन का इशारा देखकर मॉली ने कैमरे की ओर मुस्कुराते हुए कहा, आज के लिए बस इतना ही। मैंने देखा कि आप में से कई लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे, हम साई फैशन के नए कलेक्शन में बदलाव क्यों कर रहे हैं। लीजिए, मेरे पास आपको दिखाने के लिए सुरक्षा फुटेज है। मॉली ने दर्शकों को ऑस्कर का एक निगरानी वीडियो दिखाया जिसमें वह रोजमेरी के कार्यालय में चुपके से घुस रहा था। यह आदमी हमारा डिप्टी है। जब हमारी निदेशक रोजमेरी बाहर थी तो वह चुपके से उनके कार्यालय में घुस गया, मेरे डिजाइन ड्राफ्ट की तस्वीरें ली और उन्हें एसवाई फैशन को भेज दिया। उसके बाद उसने स्क्रीन बदल दी और जब दर्शकों ने ऑस्कर और जेसन के बीच चैट लॉग और वॉयस बातचीत देखी तो वे सभी चौंक गए। किसे पता था कि कंपनियों के बीच इस तरह की गुप्त मिलीभगत होती है। ज्यादातर लोगों को गपशप करना पसंद था और लाइव प्रसारण कक्ष में दर्शकों की संख्या एक बार फिर आसमान छू गई। एसवाई फैशन ने हमारे डिप्टी को 30% कमीशन देने का वादा किया था, इसलिए उसने मेरे द्वारा कड़ी मेहनत से तैयार किए गए सभी डिजाइन एसवाई फैशन को भेज दिए और फिर पलटकर मुझ पर साहित्यिक चोरी का आरोप लगा दिया। अध्याय 130। उसने सब कुछ बता दिया और लोगों ने ऑस्कर, जेसन और एसवाई फैशन की आलोचना करते हुए टिप्पणियां करना शुरू कर दिया। उन्होंने उनकी आलोचना करने के लिए उनके निजी ट्विटर अकाउंट, उनके आधिकारिक ट्विटर अकाउंट और उनके आधिकारिक लाइव स्ट्रीम का भी इस्तेमाल किया। कई प्रशंसकों ने एसवाई फैशन का बहिष्कार करना शुरू कर दिया, जो एक ट्रेंडिंग टॉपिक भी बन गया। कुछ उत्साही लोगों ने तो पुलिस को भी बुला लिया। एसवाई फैशन को लगा कि वे अपने सर्वश्रेष्ठ कानूनी विशेषज्ञों को भेजकर कॉलिंस फैशन के खिलाफ मुकदमा जीत सकते हैं। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि उनके राज इस तरह सबके सामने खुल जाएंगे। पुख्ता सबूतों का सामना करते हुए एसवाई फैशन के बड़े अधिकारियों ने मोनिका और जेसन से स्पष्टीकरण मांगा। मोनिका और जेसन एक बेहद मुश्किल स्थिति में फंस गए थे। कुछ ही देर में पुलिस आ गई और उन्हें पकड़कर ले गई। लाइव स्ट्रीम खत्म होने के बाद पूरे डिजाइन विभाग ने एक पार्टी का आयोजन किया। उन्होंने अपनी जीत का जश्न मनाते हुए कंपनी के सभी लोगों को कॉफी पिलाई। उन्होंने रोजमेरी के ऑफिस में सबसे बेहतरीन और सबसे महंगी कॉफी भी भेजी।
सुश्री रोज, आपने सचमुच इस बार हमारी जान बचा ली। आपके बिना कंपनी को लाखों का नुकसान हो जाता। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आपने बस कुछ चरणों में बदलाव करके डिजाइन को इतना शानदार बना दिया। कल तुमने सब कुछ चुपचाप रखा, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। तुमने ऑस्कर की गिरफ्तारी की खबर लीक नहीं होने दी। तुम तो आज साई फैशन को बेनकाब करने की योजना बना रही थी। इस बार हमने न सिर्फ साई फैशन को हराया, बल्कि दूसरी कंपनियों को भी चेतावनी दी। हमारी कंपनी से पंगा लेना ठीक नहीं है। अपनी टीम को इतना खुश देखकर रोजमेरी मुस्कुराई और बोली, ठीक है, काम पर वापस जाओ। आज तुम 1 घंटा पहले छुट्टी ले सकते हो। यही उनका इनाम था। सभी लोग बेहद खुश थे। जब से रोजमेरी ने कमान संभाली है, कंपनी में सचमुच एक नया बदलाव आया है। अब वो पुरानी सोच वाली कंपनी नहीं रही। शाम तक एटली हैरिस अकेले ही कॉलिंस कॉर्पोरेशन के मुख्यालय पहुंचे और रिसेप्शनिस्ट से हंसमुख अंदाज में कहा, हेलो, मैं हैरिस फैशन से एटली हूं। मैं आपके सीईओ से मिलना चाहता हूं। हेलो, क्या आपका अपॉइंटमेंट है? नहीं। रिसेप्शनिस्ट एक पल के लिए चौंक गई, फिर जल्दी से मुस्कुराई और बोली, माफ कीजिए, हमारे सीईओ बिना अपॉइंटमेंट के किसी से नहीं मिलते। एटली घबरा गया, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। कृपया अपने सीईओ से इस बारे में बात करें। क्या आप उन्हें बता सकते हैं? रिसेप्शनिस्ट ने विनम्रतापूर्वक मना करते हुए कहा, मुझे खेद है, लेकिन मैं इसमें आपकी मदद नहीं कर सकती। किसी को सीईओ दिख सकता था या नहीं, यह उसके हाथ में नहीं था। अगर उसने इस वजह से सीईओ को परेशान किया तो वह मुश्किल में पड़ जाएगी। मैडम, ये बहुत जरूरी है। मुझे आपके सीईओ से मिलना है। क्या आप मेरी एक मदद कर सकती हैं? यह मेरी कृतज्ञता का एक छोटा सा प्रतीक है। एटली ने पहले से तैयार किया हुआ एक लिफाफा निकाला और उसे रिसेप्शनिस्ट के हाथों में थमा देने की कोशिश की। रिसेप्शनिस्ट बुरी तरह डर गई थी। उसे लग रहा था कि सबकी निगाहें उसी पर टिकी हैं। उसने जल्दी से इस डर को दूर करते हुए कहा, आप गलतफहमी में हैं। ये पैसे का मामला नहीं है। यहाँ आने का मतलब है कि आपको हमारे नियमों का पालन करना होगा। कृपया इसे ले लीजिए। एटली ने हठपूर्वक लिफाफा उसके हाथों में थमा दिया, इस बात की परवाह किए बिना कि कोई उसे देख रहा है या नहीं। अपनी जिद में उसने गलती से उसका हाथ छू लिया। रिसेप्शनिस्ट चौंक गई। उसने अभी अभी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी और अभी अभी अपनी इंटर्नशिप शुरू की थी। ऐसा पहली बार हुआ था जब उसे इस तरह की किसी घटना का सामना करना पड़ा था। उसने तुरंत पैनिक बटन दबा दिया। दरवाजे पर खड़े दोनों सुरक्षा गार्ड तुरंत आगे बढ़े और एटली का हाथ पकड़ लिया। आप क्या कर रही हैं? कृपया इस सज्जन को बाहर तक छोड़ दीजिए, रिसेप्शनिस्ट ने डर से चेहरा पीला करते हुए हकलाते हुए कहा। मुझे छोड़ दो, मुझे मिस्टर कॉलिंस से मिलना है। मुझे उनसे कुछ कहना है। दोनों गार्डों ने उसकी बाहें पकड़ ली और उसे दरवाजे से बाहर धकेल दिया, जिससे उसे कंपनी में दोबारा प्रवेश करने से रोक दिया गया। विशाल कांच के दरवाजे से एटली ने देखा कि कुछ रिसेप्शनिस्ट उस लड़की को दिलासा दे रही थीं, जो अभी भी डर से पीली पड़ गई थी। निर्दोष, अवाक और असहाय एटली ने विनती करते हुए कहा, दोस्तों, मेरा इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं है। क्या आपने हैरिस फैशन के बारे में सुना है? मैं सीईओ हूं। ये रहा मेरा बिजनेस कार्ड। उसने अपना बिजनेस कार्ड निकाला, लेकिन गार्डों ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, पूरी तरह से उसे नजरअंदाज कर दिया। एटली ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन दोनों गार्डों ने तुरंत उसे रोक दिया। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? फिर से शर्मिंदा होना पड़ेगा। एटली अपने जीवन में इतना विनम्र कभी नहीं रहा था। अगर कंपनी संकट में ना होती तो वह 2 सुरक्षा गार्डों के साथ यहां अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा होता। दोस्तों, मुझे जाने दीजिए। मुझे वास्तव में आपके सीईओ के साथ व्यावसायिक मामलों पर चर्चा करनी है। गार्डों ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरकर देखा। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और उसका चेहरा उदास था। वह उनके सीईओ के ग्राहक जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। तभी सीईओ के निजी लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। हंटर कॉलिंस समय देखते हुए बाहर निकला। शाम के 6 बज रहे थे। उसकी बहन को अब तक घर आ जाना चाहिए था, है ना? जैसे ही वह इमारत से बाहर निकलने वाला था, उसने किसी को उसे पुकारते हुए सुना। मिस्टर कॉलिंस, मैं हैरिस फैशन से एटली हूं। आप मुझे जानते ही होंगे, है ना? एटली को आखिरकार अपना लक्ष्य दिख गया और उसने उसके पास जाने की कोशिश की, लेकिन 2 गार्डों ने उसे रोक दिया। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। गार्डों से छूटने में असमर्थ, एटली केवल चिल्ला सका, मुझे नहीं पता मैंने आपको कैसे नाराज किया है। अगर यह मास्ट्रो मेलोडी की घटना के बारे में है तो मुझे खेद है। मैं मुआवजा चुका दूंगा। आधी रात। हमने उनसे पहले ही माफी मांग ली है। हंटर कॉलिंस असमंजस में था।
क्या आप हमें एक मौका दे सकते हैं? हमें थोड़ी राहत दीजिए। सच कहूं तो हमारी कंपनी बहुत मुश्किल में है और आपने अपने लोगों से जो करवाया है उसकी वजह से हमारी कंपनी बड़ी मुश्किल से टिकी हुई है। श्रीमान कॉलिंस, आपको उस्ताद की पियानो की धुनें बहुत पसंद होंगी, है ना? आपको पता होना चाहिए कि उस्ताद हमारी ही कंपनी से थे। क्या आप उदारता दिखाते हुए हमें इस बार माफ कर देंगे? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? हंटर कॉलिंस अवाक रह गया। ये आदमी आखिर क्या बकवास कर रहा था? उसे तो एक शब्द भी समझ नहीं आया। तभी जूलियन ने हंटर कॉलिंस के सामने गाड़ी रोकी और उसके लिए दरवाजा खोल दिया। हंटर कॉलिंस कार में बैठ गया और उसने अपने पीछे बैठे इटली को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। श्रीमान कॉलिंस, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। मुझे एक मौका दीजिए। मैं वादा करता हूं कि मैं वही गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। इटली के अपनी बात पूरी करने से पहले ही कार के धुएं से उसका दम घुट गया। दोनों सुरक्षा गार्ड उसे ऐसे देख रहे थे मानो वे किसी बेघर कुत्ते को देख रहे हो जिसने अपना घर खो दिया हो। क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें ट्रैंक्विल सिटी के सबसे अमीर आदमी की बदकिस्मती को घूरने का भी हक है? क्या तुम मरना चाहते हो? हे, क्या कर रहे हो? मुझे मारने की हिम्मत कर रहे हो? रियर व्यू मिरर से ड्राइवर जूलियन ने देखा कि इटली को दो गार्ड पीट रहे हैं और उसे दरवाजे से बाहर फेंक रहे हैं। उसने घबराकर पूछा, बॉस क्या हुआ? मुझे नहीं पता, हंटर कॉलिंस ने सीधे आगे देखते हुए और सीधे बैठकर जवाब दिया। उसने इस छोटी सी घटना को गंभीरता से नहीं लिया। उसे लगा कि इटली ने उसे किसी और के लिए समझ लिया होगा। वह बस घर जाना चाहता था और उसकी बहन को देखें। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।